संगीत के यहाँ बैठे हुए संगीत के सेनानियों, सेनानी का काम होता है, सेना का काम होता है लड़ना, और हम लोग समाज में संगीत को आगे बढ़ाने के लिए सतत रूप से लड़ाई करने में लगे हुए हैं, क्योंकि भारतीय शास्त्रीय संगीत को स्थापित करने के लिए एक समाज में जद्दोजहद और लड़ाई चल रही है, और इसमें हम सभी एक सेना की तरह काम कर रहे हैं। युद्ध है, युद्ध वो लड़ाई नहीं है जो कि हम लोग देखते हैं हर जगह होती है। यह युद्ध है जो हमारे भारतीय मौलिक विचारधाराएं हैं, उसके साथ जो वर्तमान में कुछ ऐसी परिस्थितियां और ऐसी विचारधाराएं चली आ रही है जो हमारी अपनी नहीं है, उनके साथ एक संघर्ष और एक तरह का विरोध चल रहा है। ये चलता रहा है पहले भी, और अब धीरे धीरे और प्रासंगिक होता चला जा रहा है। आज हम बड़े ही सम्मान के साथ और बहुत प्यार के साथ भी, लेकिन पूर्ण आदर के साथ स्मरण कर रहे हैं डॉक्टर मुकेश गर्ग जी को। डॉक्टर मुकेश गर्ग जी के बारे में यहाँ पे कुछ लोगों को जानकारी होनी चाहिए। डॉक्टर मुकेश गर्ग एक ऐसी संस्था जो पूरे भारत भर में 125 जगह पर फैली हुई थी और अलग अलग शाखाएं थी। संगीत में कुछ न कुछ योगदान उनका रहता था। ठीक वैसे ही जैसे वानर सेना को लेकर के भगवान राम आगे चल रहे हों, तो जो पुल बनाना था उस पुल में कोई पत्थर ले आकर के रख रहा था, तो कोई गिलहरी 2-4 बालू के दाने ला करके रख रहा था, लेकिन सबका ही योगदान कहीं न कहीं था। और सबके योगदान को एक साथ समाविष्ट करते हुए, उसको एक साथ समाहित करते हुए उन्होंने जो संस्था की स्थापना की, संगीत संकल्प, इसके वे राष्ट्रीय महानिदेशक के पद पर तो थे ही, लेकिन एक ओर से कहा जाए कि वे पूर्ण रूप से सर्वे सर्वा थे। ये तो उनका एक संस्थागत परिचय हुआ, और व्यक्तिगत रूप से दिल्ली विश्वविद्यालय में वे हिंदी के अध्यापक थे, प्राध्यापक थे, और साथ में एक संगीत मनीषी के रूप में, संगीत चिंतक के रूप में, संगीत विचारक के रूप में, एक तरह से संगीत के दार्शनिक के रूप में उन्होंने जो जो कार्य किया, चाहे वह पुस्तक लेखन का हो, चाहे उनके तमाम तरह के व्याख्यानों का हो, और जितनी भी बातें कही जाए उनके लिए संगीत की सेवा के लिए, वो सभी कहीं ना कहीं से कम ही होती है। क्योंकि न केवल पुस्तकों का लेखन, बल्कि उसके साथ साथ सबको पुस्तकों को लिखने के लिए प्रेरित करना, न केवल खुद शोध करना, बल्कि शोध करने वाले विद्यार्थियों को अपने स्थानों पर जाकर के प्रेरित करना कि और अच्छे से कैसे करें, उनको मार्गदर्शन देना, दिशा निर्देश देना, यह उनके जीवन का एक आवश्यक अंग था। संगीत के क्षेत्र में जितनी भी चीजें हो सकती है कि उनको संगीत को आगे बढ़ाने में, संगीत के वैचारिकता को आगे बढ़ाने में, समाज में संगीत को स्थापित करने में जो भी प्रयास आप उनसे उम्मीद कर सकते हैं, वो सभी में उन्होंने अपने पूरी शिद्दत के साथ शामिल होकर के उसको दिशा देने का प्रयास किया है। और उनके प्रयास के फलस्वरूप ही संगीत संकल्प की 125 शाखाएं हैं। ठीक है, कुछ शाखाएं नहीं कार्य कर पा रही हैं किसी न किसी परिस्थिति की वजह से, कुछ शाखाएं अल्प कार्य कर रही है, और कुछ शाखाएं बहुत ही पूर्णोद्यम के साथ कार्य कर रही है। हमें बहुत खुशी है, और ये उन्होंने कई बार अपने अलग अलग व्याख्यानों में व्यक्त भी किया है कि बनारस में यानी काशी में जो काशी संगीत संकल्प की शाखा है, वे संगीत संकल्प के उद्देश्य को लेकर के अग्रणी रूप से कार्य कर रही है। यह उन्होंने कई बार अपने व्याख्यानों में इसको कहीं न कहीं व्यक्त किया। तो आज हम उनकी स्मृति में आयोजित इस व्याख्यान माला में कुछ बातचीत करने के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए। आपको यह भी बता दें कि पिछले महीने 28 तारीख को उनकी पहली पुण्यतिथि थी, जिसमें हम लोग यहाँ पे उपस्थित हुए
कई कलाकार भी आए, आप जैसे विद्यार्थी भी आए, आप जैसे संगीत से जुड़े हुए लोग जो संगीत को प्यार करते हैं, शास्त्रीय संगीत को आगे बढ़ाने के लिए समाज में उसको स्थान देने में प्रयास करते हैं। इन सारे लोगों के बीच में यहाँ पे उनको श्रद्धांजलि दी गई प्रथम पुण्यतिथि पर शिल्पायन के इस छोटे से स्थान में। शिल्पायन के स्थान में उनको श्रद्धांजलि देना हम लोगों के लिए एक खास मकसद भी है और हमारी एक खास भावना भी है। शिल्पायन से उनका बहुत गहरा लगाव और जुड़ाव रहा है। वे जब भी बनारस आते शिल्पायन में इधर ठहरते। यहाँ के विद्यार्थियों के साथ उनका बहुत अच्छा एक तारतम्य बनता और एक आदान प्रदान बनता। कितने विद्यार्थी उनके पास, अंकल आपके पास आ जाए, प्रोफेसर साहब आपके पास आ जाएं, चाचा जी मैं आपसे कुछ बात कर सकती हूँ, ऐसे करके उनके पास आते थे। वे निसंकोच और बिना किसी रोक टोक के उनको आने देते थे। उससे पूछते थे क्या रिसर्च कर रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, और उसके बारे में बात करके उसको संगीत के लिए उसको दिशा देने का प्रयास करते अपने हिसाब से। मैंने देखा है कि पूरे दिन तक वो इसी तरह के संगीत की सेवा में व्यस्त रहते थे और साथ ही साथ उनको बहुत अच्छा लगता था। यहाँ जब भी क्लासेस होते थे तो क्लास में थोड़ा दूर से देखते थे कि कैसे सीख रहे हैं, उनको अच्छा लगता था। हर जगह जा कर के बताते कि बनारस में जो कार्य चल रहा है वो कितना प्रभावी है, कितना महत्वपूर्ण है। तो हमारे प्रयास को वो उन्होंने हमेशा ही बहुत सम्मान दिया और बहुत प्यार दिया। तो हम उन्हें कैसे भूल सकते हैं। यहाँ पे 9-9 दिन तक, 8-8 दिन तक उन्होंने कैंप किया और कैंप करने के बाद सब लोगों से वार्ताएं की और बहुत कुछ हुआ। अब मैं उन सब चीज़ों को पिछले महीने के जो व्याख्यान, जो श्रद्धांजलि सभा हुई थी उसमें मैंने इस चीज़ों को रेखांकित किया ही था। प्रोफेसर राजेश शाह जी जो अध्यक्ष हैं वो अभी आ नहीं पाए आज। उसका वजह ये है कि कल उनके पिताजी के 13वीं यानी श्राद्धादि कर्म का अंतिम दिन था और अभी भी उनके घर में बहुत सारे मेहमान या पारिवारिक लोग मौजूद हैं, तो इस वजह से उनका आना संभव नहीं हो पाया। उन्होंने शुभकामना वहीं से दी है अपने से, कहा है कि आप इसको कर लीजिए, अगली बार से मैं इस व्याख्यान माला में जरूर सम्मिलित हूँ। तो 28 तारीख को हम लोगों ने एक निर्णय लिया कि स्मृतियाँ चूंकि बहुत धूमिल होती है, समाज के सभी वर्गों में आज कुछ सोच रहे हैं तो कल को धीमी हो जाती, फिर भूल जाते हैं लोग, उस पर कुछ धूल गर्द चढ़ जाता है। तो बीच बीच में कुछ ऐसे आयोजन होते रहना चाहिए जिससे उनकी स्मृतियों को हम याद रख सकें, पहली बात। दूसरी बात है कि वो जिन उद्देश्यों के लिए प्रयासरत थे जीवन भर, उस प्रयास में हम लोग जो भी थोड़ी सी आहुति देना चाहें देते रहे। मुझे लगता है कि उन्होंने संगीत के प्रचार प्रसार के लिए जो कार्य किया वो तो महत्वपूर्ण था ही, महत्वपूर्ण है, रहेगा, लेकिन उसके साथ जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य था वह था उन्होंने संगीत में वैचारिकता के समावेश को लेकर के बहुत गंभीरता से प्रयास किए। हमेशा वो बताते थे कि किस प्रकार एक कलाकार को संगीत प्रदर्शन करने के साथ साथ, यानी सितार बजाना, गाना गाना, नृत्य करना, ये तो है ही, उसके साथ ही उसे संगीत के बारे में सोचने, चिंतन करने, विचार करने और उन चीज़ों को बोलने के लिए भी एक तरह से उनको ट्रेनिंग, प्रशिक्षण होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं से हमारे पीछे जाने में इन चीज़ों का भी एक योगदान है, क्योंकि हम अपनी बात उतनी गंभीरता से समाज के सभी वर्गों तक पहुंचा नहीं पाए। संगीत पे हम लोगों ने साधना की, लेकिन हमारे साधना की धमक समाज के वर्गों में, अन्य वर्गों तक पहुंची नहीं। समाज के विभिन्न स्थानों पर ये बात पहुंची नहीं। हम घर में साधना करते रहे, लेकिन ये पता ही नहीं चल पाया कि समाज में संगीत की साधना भी कहीं ना कहीं हो ही रही है। इन चीज़ों को ही वो सामने लाना चाहते थे और ये हम आज जो ये उनकी स्मृति में जो व्याख्यान माला है, ये इसी बात के लिए हम लोगों ने रखी है और एक प्रस्ताव के रूप में जिसको अनुमोदित किया गया कि हाँ, प्रति माह ये एक ऐसी ही व्याख्यान माला होगी जिसमें हम लोग आपस में किसी न किसी एक मुद्दे पर, चाहे किसी न किसी एक बिंदु पर या किसी न किसी एक विषय पर हम चर्चा करें। अभी इसकी रूपरेखा
पूर्ण रूप से तय नहीं की गई है। करने को तो कर सकते थे, मैं अपनी ओर से कह सकता था कि ठीक है अगली बार ऐसा होगा, लेकिन हम इस तरह से वन वे उसके हम समर्थक नहीं रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप भी बताइए कि व्याख्यान माला में क्या इसका स्वरूप लिया जाए, कौन से बिंदु, कौन से विषय, कौन से विचार बिंदु पर और किसी ज्वलंत मुद्दे पर हम बात कर सकते हैं। क्या संगीत के सामने कौन सी चुनौतियां हैं, उसको मैं जितना जानता हूँ उसमें और भी आपकी चिंताओं से हम अवगत हों और हमारी चिंताओं से आप भी अवगत हों, फिर हम लोग कलेक्टिव रूप से, सामूहिक रूप से अपनी चिंता को समाज तक ले जाएं। और जब हमने कल रात को अचानक से तय किया कि इस माह हमको इस रविवार को ही कर लेना चाहिए, क्योंकि आने वाले 2 रविवार इस माह के शिल्पायन में कुछ किसी न किसी कारण से व्यस्तता है, हो नहीं पाएगी। जब अचानक से तय किया तो हमने ये सोचा भी नहीं था कि हिंदी के पुरोधा व्यक्ति के बारे में आज जब ये उनकी स्मृति में व्याख्यान माला रख रहे हैं तो आज हिंदी दिवस है। ये तो हम लोग को बाद में याद आया, जब लोग मैसेज बना रहे थे और उसमें लिखे 14 सितंबर, तो याद आया कि आज हिंदी दिवस है। बिना सोचे ऐसा हो गया और ये शायद बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वे हिंदी साहित्य के बहुत बड़े जानकार थे और उन्होंने जिंदगी भर हिंदी तो पढ़ाया ही है। और जब भी आज अगर आप देख रहे हैं कि मैं कुछ बोल पा रहा हूँ तो मुझे लगता है कि इसमें उन्हीं का योगदान है। उनके संसर्ग में रह करके, उनके सानिध्य में रह करके हमने जो थोड़ा बहुत बोलना सीखा है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो मैं इन चीज़ों के लिए उनको अपना एक मार्गदर्शक या शिक्षक समझता हूँ कि उन्होंने मेरे अंदर ये साहस दिया और उनको देख करके मैंने ये सीखा। उन्होंने सिखाया तो कम ही, लेकिन जब भी वो सामने रहे तो मैं सीखता रहा हूँ। शिक्षक हमेशा सिखाता नहीं है। शिक्षक जब सिखाता है तब तो वो सिखाता ही है, जब वो नहीं सिखा रहा होता है तब भी सिखा रहा होता है। क्योंकि जो भी व्यक्ति आपके नज़दीक आते हैं विद्यार्थी, वे आपको देखते हैं और सीखते हैं। अगर मैं यहाँ बोल रहा हूँ तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को भी लगेगा कि हमें भी बोलना चाहिए, तब तो मेरे शिक्षक होने का ये सार्थकता है। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर इसका कोई महत्व नहीं रह जाता है। आप एक बोलने में आपको एक कई सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहली तो होती है कि आपकी भाषा बेरोक-टोक आपके मुंह से निकलती हो। दूसरी है कि आपकी वैचारिकता और चिंतन लगातार चलता रहे। तीसरा आपके लिए ये भी होना चाहिए कि आप उसको किस प्रकार एक शेप प्रदान करें। अगर उसको आप एक विशेष आकार नहीं प्रदान कर पा रहे हैं और वो जब भी आप कुछ बोल रहे हैं वो कुछ घूमता फिरता कहीं और चला जा रहा है, तो ऐसा होना नहीं चाहिए। हमने डॉक्टर मुकेश गर्ग जी को देखा कि वे इस मामले में किस प्रकार से वो अपनी बातों को कितनी स्पष्टता के साथ रखते थे। तो इन चीज़ों को हम यहाँ पे लाना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि इन चीज़ों के लिए हमें अपने श्रोता वर्ग में, या मैं जिनके साथ यहाँ पर बातचीत कर रहा हूँ उनके बहुत बुजुर्ग होने या बहुत जानकार होने, बहुत ज्ञानी होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि संगीत के क्षेत्र में जो नए पदार्पण कर रहे हैं लोग, जो नई प्रतिभाएं सामने आ रही हैं, या जो नए संगीत सीखने के इच्छुक लोग हैं, शिक्षार्थी यानी शिक्षा लेने के लिए जो इच्छुक हैं, तो ऐसे अगर लोग हमारे साथ जुड़े हैं तो ये तो और भी बड़ी बात हुई। बजाय इसके ये कि जो कि सीखे सिखाए पके पकाए लोग हैं उनके साथ हम केवल वार्तालाप करते रहे। अक्सर व्याख्यान माला में देखा जाता है कि जो युवा वर्ग है वो चुपचाप बैठा रहता है, बड़े लोग आपस में बात करते हैं। मैं इन चीज़ों को अभी मैं ज़रूर बोल रहा हूँ, लेकिन मैं इन चीज़ों को अपने इस कार्यक्रम से हटाना चाहता हूँ। व्याख्यान माला में बड़े बड़े दिग्गज लोग आए कि नहीं आए ये इम्पोर्टेंट कतई नहीं है। आप आए हैं, आपको बोलना सीखना चाहिए, आपको अपनी बात रखनी सीखनी चाहिए, आपकी अपनी भाषा की गरिमा और भाषा में जो गहराई आनी चाहिए, उसके में आपका जो फैलाव आना चाहिए वो ज़रूर आए। इन सब चीज़ों के लिए हमें प्रयास करना चाहिए, क्योंकि मुकेश गर्ग साहब ने यही प्रयास हम लोगों के लिए किया, तो हमें भी चाहिए कि हम इन प्रयास को आगे तक ले जाएं। तो व्याख्यान माला में क्या उद्देश्य है ये मैंने आपके सामने रख दिया।
और मुकेश गर्ग साहब के साथ आपकी क्या उनके साथ हम लोगों के शिल्पायन के संबंध थे, या उनकी कौन सी सोच थी, उनकी विचारधारा क्या थी, ये सब मैंने आपको बताने का प्रयास किया। तीसरी बात है कि हिंदी दिवस आज है, तो हम हिंदी के सभी लोग बहुत ही एक तरह से कहिए कि हम लोग हिंदी के एक तरह से सेवक हैं। ये भाषा कहा जाता है कि हिंदी भारत माँ के माथे की बिंदी। तो इतना सम्मान जिस भाषा को प्राप्त है, उस भाषा के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या कर सकते हैं और क्या होना चाहिए, हमें हिंदी दिवस मनाना ही क्यों चाहिए। जब हम एक हिंदी प्रदेश में हैं, जिस प्रदेश की मातृभाषा हिंदी में है, लगभग सभी लोग हिंदी बोलते ही हैं। ऐसा भला यहाँ कौन होगा जिसे हिंदी ना आती हो। जो बाहर से आके बसता है वो भी एक हफ्ते के अंदर बोलने लग जाता है हिंदी या उससे संबंधित बोलियों की। तो अगर हिंदी और हिंदी से संबंधित बोलियों की ये स्थान है, यहाँ पे हिंदी दिवस अलग से मनाना पड़ रहा है, तो ये स्थिति चिंताजनक है, पहले भी रही है। हम लोग भी ये प्रश्न बचपन से ही उठते हुए देखे हैं, उठाते हैं और इस बात को कहते हैं कि हिंदी दिवस होना ही क्यों चाहिए। जो 365 दिन की भाषा है उसको एक दिन की भाषा हम क्यों बनाएं। अगर वो हमारी मातृभाषा है, या हम लोग जैसे व्यक्ति जिनकी मातृभाषा नहीं है फिर भी हम हिंदी से इतनी गहराई से जुड़े हुए हैं, जो आप खुद ही देख रहे हैं हमको। तो ऐसी स्थिति में अगर हमें हिंदी से इतना प्रेम है तो हमें 365 दिन प्रेम में होना चाहिए। किसी एक दिन को मनाने का मतलब है कि आप बाकी दिन उनको याद नहीं करते। तो 364 दिन याद न करके जो नहीं याद करते उनके लिए हिंदी दिवस होगा, हमारे लिए तो नहीं है। और हिंदी मेरे ख्याल से एक ऐसी सुदृढ़ और ऐसी सुललित भाषा है जिसपे आप अपनी बात बहुत ही अच्छे तरीके से व्यक्त कर पाते हैं। क्योंकि इस भाषा ने बाकी सभी भाई बहन उसके जो भी इसके आसपास के भाई बहन भाषाएं हैं, जैसे आप बांग्ला ले ले, उत्तराखंड की बोली ले ले, आपको बिहार की मैथिली ले ले, चाहे उधर अब राजस्थान में चले जाए तो ब्रज की ले ले, सारी भाषाओं के अच्छाइयों को इसने समावेश किया है। करते हुए इस भाषा का इतना जबरदस्त विस्तार हुआ है कि मुझे लगता है कि किसी भी भाषा में, भारतीय भाषा में इतने अधिक शब्द, ग्लॉसरी, इतना अधिक शब्द जो है नहीं है। सबसे ज़्यादा शब्द हिंदी में है, संभवतः संस्कृत से भी ज़्यादा, बांग्ला से भी ज़्यादा, सभी भाषाओं से ज़्यादा। क्यों? क्योंकि इसने संस्कृत से भी लिया है, बोलियों से भी लिया है, बगल की दूसरी भाषाओं से भी लिया है, अंग्रेजी से भी लिया है। हर जगह से ले करके हमने उसको समृद्ध किया है। और इस समृद्ध करने वाले में केवल आप जो हिंदी भाषी यहाँ पे हैं उनका ही केवल काम नहीं है। उसमें से कुछ हमारे जैसे बांग्ला भाषी होंगे, कुछ मराठी हैं, कुछ गुजराती हैं, कुछ अलग अलग भाषा भाषी, सभी ने इस हिंदी को समृद्ध किया है। वैसे ये मेरा विषय नहीं है, हिंदी के बारे में मैं बोलने के लिए नहीं यहाँ पे खड़ा हूँ। मैं तो एक वैचारिकता के नाम पे थोड़ा सा एक प्रश्न रख रहा हूँ कि संगीत का जो लेखन पक्ष है, यानी संगीत में जो किताबें लिखी जाती हैं, संगीत के बारे में जो लेख लिखे जाते हैं, संगीत में जो शोध किए जाते हैं, संगीत के बारे में जो व्याख्यान दिए जाते हैं, इन सारे में हिंदी का क्या महत्व है और ये हिंदी में क्यों अच्छे से होता है। विज्ञान तो हिंदी में उतना अच्छे से नहीं होता है, विज्ञान के लिए हम लोग अंग्रेजी चुनते हैं, किसी भाषा में अंग्रेजी को चुना जाता है, किसी में हिंदी चुना जाता है। तो संगीत के लेखन में या संगीत से संबंधित कार्यों में हिंदी को इतना चुना जाता है, ये बहुत बड़ी बात है। तो क्यों ऐसा है और इस लेखन में सभी भाषाभाषियों का क्या योगदान है। जैसे मान लीजिए कि मेरी 3 पुस्तकें हैं, रागिनी पंजाबी भाषी होने के बाद उसकी भी 4 पुस्तकें हैं, और शुभंकर की एक पुस्तक है, और आगे चले या शिल्पायन से बाहर चले तो पद्मश्री पंडित बलवंत राय भट्ट जी, जिनको पद्मश्री की उपाधि रचनाकार के रूप में मिली, उनकी हिंदी की भाषा पर पकड़ देखिए, उनकी रचनाओं को देखिए तो लगेगा कि ये हजारों रचनाएं उन्होंने किस प्रकार इतनी अच्छे ढंग से की, जो कि वास्तव में मूलतः गुजरात के रहने वाले थे और गुजराती भाषा उनकी मातृभाषा है। हमारे दादा गुरु जी, मेरे गुरु जी पंडित मुकुंद विष्णु कालबिन जी, पंडित श्री कृष्ण नारायण रातन जनकर जी, दादा गुरु जी, इन लोगों की हिंदी भाषा के प्रति क्या उनका आग्रह था और क्या उन्होंने सुंदर कार्य किया, इस पर भी हम लोग कुछ बात कर सकते हैं। और उसी जगह पे नाथू साहब हुए, रातन जनकर जी हुए, इन लोगों ने हिंदी में जो रचनाएं की
वो कितनी समृद्ध थी, कितनी उच्च स्तरीय थी। तो जिससे कि हिंदी को समृद्ध करने में संगीत वालों का क्या योगदान रहा है, ये भी एक विषय हमारे यहाँ पे हो सकता है। फिलहाल ये एक लंबी बात केवल इसलिए मैंने रखी कि इस व्याख्यान माला में क्या होगा भविष्य में, और आज तो इसकी शुरुआत भर है। कुछ मौसम की वजह से बहुत सारे लोग नहीं आ पाए। जो भी थोड़े हम लोग आए, सभी हम लोग बहुत हिम्मती हैं, जो कि बारिश में बादल गरजने पर भी आ जाते हैं, ऐसे लोग हैं। और इन लोगों की ज़रूरत है संगीत के क्षेत्र में भी, हिंदी के क्षेत्र में भी। तो आज हम सोचते हैं कि यहाँ पे जो भी लोग उपस्थित हैं वे अपनी बातें तो 4 शब्दों में, चाहे लंबे उसमें कैसे भी हो, अपनी बातें रखें जिनको जिनको रखना है। जो अभी रखने में अपने आप को संकोच महसूस कर रहे हैं, वे अपने मन ही मन इसको प्रिपेयर करने की कोशिश करें कि क्या अगली बार मैं भी बोल सकता हूँ कि नहीं। तो हम समझते हैं कि हम लोग ये मिलजुल करके एक बराबर के लेवल में आकर के हम लोग सब बात करें। कोई यहाँ पे ऊंचे से कुछ बोल रहा है, कोई नीचे से सुन रहा वाली बात नहीं होनी चाहिए। सबकी अपनी बात हो सकती है। कोई जो भी छोटा बड़ा कोई भी बात कहना चाहे, वो अपना यहाँ पे हम लोग बारी बारी से कुछ ना कुछ बोले, और जिससे हम लोग ये व्याख्यान माला को एक दिशा दे सके। इस दिशा को देने में किसी एक व्यक्ति की जरूरत नहीं है। एक देवाशीष जाके कहे कि ऐसी दिशा होनी चाहिए, ये उचित नहीं है, ये तो तानाशाही है। हम तानाशाही से बचने के लिए सभी से आग्रह कर रहे हैं, डेमोक्रेटिक ढंग से, लोकतांत्रिक ढंग से, कि आप इसको बताएं कि हम किस प्रकार से इस व्याख्यान माला को एक सुंदर दिशा दे सके, जिससे ये एक चर्चित व्याख्यान माला हो। जो विद्वान लोग आज नहीं आ पा रहे हैं या नहीं आना चाह रहे हैं, वे भी आने को लालायित हो जाए, ऐसी जगह पे हम इसको पहुंचाना चाहते हैं। और वो आए चाहे ना आए, हमारी वैचारिकता समृद्ध हो, जो कि मुकेश गर्ग साहब के जीवन का उद्देश्य था। उसी उद्देश्य को हम मान करके आज हम कुछ करना चाहते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पे आमंत्रित कर रहा हूँ फिलहाल डॉक्टर रागिनी शर्मा, जो कि शिल्पायन की प्राचार्य है। वो आकर के पहले कुछ अपनी बातें कहें। उसके बाद डॉक्टर शुभंकर डे, वो भी आके कुछ बोले। हमारे बीच में पंडित रमेश सारदा जी हैं, वो कुछ बोले। और उसके बाद आप इन लोगों को देखते हुए जो यहाँ पे युवा साथी हैं, जो भी बोलना चाहे वो भी बोले, कुछ ना कुछ। छोटे में बोले, बड़ा नहीं बोल सकते तो, और बड़ा बोल सकते तो बड़े में बोले। तो पहले सबसे पहले डॉक्टर रागिनी शर्मा। सबसे पहले जिनकी स्मृति में ये व्याख्यान माला हम लोग आयोजित कर रहे हैं, डॉक्टर मुकेश गर्ग अंकल, उनको मैं सादर नमन और वंदन करती हूँ। और साथ ही साथ शिल्पायन के सभागार में उपस्थित हमारे गुरुजी, गुरु माँ शुभंकर जी, सौम्या जी, रमेश सरना जी और प्रियांशु जी, और जितने भी हमारे विद्यार्थी और गुरुजन बैठे हैं, सभी को प्रणाम करती हूँ। जैसा कि गुरुजी ने बताया, डॉक्टर मुकेश गर्ग जी, इनका हम लोगों से, स्पेशली शिल्पायन के जो भी हम यहाँ पे जितने लोग हैं, उन लोगों से बहुत ही गहरा जुड़ाव रहा है। क्योंकि जब हम लोगों को पता चला था अंकल नहीं रहे, तो मतलब जैसे लगा कि कोई अपना ही चला गया है ऐसा। भले उनसे हम लोग बहुत दिन तक नहीं मिले थे, पिछले कई दिनों से जब नहीं मिल पा रहे थे उनसे, लेकिन हम लोगों को सारी स्मृतियाँ हमारे समक्ष आ गई कि कैसे वो यहाँ पे आके रहते थे। और तो केवल किसी व्यक्ति से आपका कोई अंदर से जो लगाव हो जाता है, वो केवल उसके व्यक्तित्व से नहीं बल्कि उसके काम से, उस सब कुछ मिला के होता है कि वो पर्सनली आपके साथ कैसा है, प्लस वो आपके साथ के जो सारे लोग हैं उनके साथ उसका कैसा है, प्लस वो आपको वैचारिक रूप से कितना उसको आपको प्रेरित कर सकता है कुछ करने के लिए। तो मुकेश अंकल का ये था कि वो हमेशा इस बात के लिए प्रेरित करते थे। स्पेशली मुझे याद है कि वो लड़कियों को और स्त्रियों को, महिलाओं को ज़्यादा वो प्रेरित करते थे कि मतलब लड़के, जो कि फिर भी अभी भी समाज में थोड़ा सा तो ये चीज़ चली आ रही है, जो कि थोड़ा सा लड़कियों को बैकफुट पे रखा जाता है।
अब धीरे धीरे ख़त्म भी हो गया, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत सारी जगह पे अभी भी ऐसा है। तो उनका ये था कि वो हमेशा बोलते थे कि महिलाओं को तो कम से कम अपने पैरों पे एकदम खड़े होना चाहिए। तो खड़े होने के लिए सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ पैसा कमाना है, खड़े होने के लिए ये नहीं कि सिर्फ अगर जो संगीत से जुड़े हैं तो सिर्फ अच्छा गाना है। खड़े होने के लिए ये है कि आपके अंदर विचार आपके कैसे हैं कि आप दूसरे के समक्ष अपने विचारों को प्रकट कर सकें, अपनी बात को किसी के सामने रख सकें, और जो भी आपके अंदर के जो भी विचार है, क्योंकि सबके अपने अपने कुछ ना कुछ अलग विचार हो सकते हैं जो ज़रूरी नहीं कि एक दूसरे से मैच करें, आपकी अपनी कुछ विचारधारा हो सकती है। तो वो इस बात के लिए, क्योंकि जब यहाँ पे वो रहते भी थे तो दिन भर तो बहुत सारे बाहर के विद्यार्थियों का पूरा लाइन लगी रहती थी उनसे बातचीत करने के लिए। तो उस समय तो जैसे हम लोगों की क्लासेस चलते थे तो हम लोग बहुत बात नहीं कर पाते थे, तो दिन भर कोई ना कोई मतलब ये तो हम लोग देखते थे कि उनकी एनर्जी कितनी ज़्यादा है। सबका एक तो विषय मान लीजिए अलग अलग है, कोई रिसर्च स्कॉलर ज़्यादातर उनसे मिलते थे, तो सबका विषय अगर अलग अलग है तो कभी एकदम आध्यात्म पे बोल रहे हैं, संगीत के साथ आध्यात्म को जोड़ के, कभी संगीत के साथ विज्ञान को जोड़ के, मतलब कोई ऐसा भी विषय नहीं था जिस पे वो ना बोल सकते हो, और बहुत अच्छी बात है। तो इसलिए सारे भी यहाँ के BHU के भी बहुत सारे रिसर्च स्कॉलर्स और बहुत जगह के आते थे, उनसे बातचीत करते थे। तो दिन भर तो मान लीजिए हम लोग का बहुत बातचीत नहीं होती थी, लेकिन शाम को क्लासेस के बाद जब बैठते थे कभी तो आराम से इत्मीनान से बातचीत होती थी। तो वो स्पेशली ये चीज़ बोलते थे कि नहीं, आपको वैचारिकता बहुत आवश्यक है संगीत में, और लिखने पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेरित करते थे। और मुझे याद है कि मुझे जो मेरा पहला ऐसा कार्यक्रम, ऐसे तो उसके उनसे मिलने से पहले भी बहुत सारे कार्यक्रम हुए थे, ऐसा नहीं है, लेकिन पहला ऐसा कार्यक्रम शहर के बाहर, मैंने दिल्ली में था, उन्होंने मुझे बुलाया था, गुरुजी से बात की थी और बुलाया था। तो वो ऐसा कार्यक्रम था जिसमें सिर्फ मैं अकेली कलाकार थी। तो जैसे जनरली जो कार्यक्रम होते हैं उसमें बहुत सारे लोग रहते हैं ना, कभी 2 3 4 आर्टिस्ट रहते हैं, तो वो ऐसा एकमात्र कार्यक्रम था। मेरी उनसे बात भी हुई तो बोली नहीं नहीं तुम एकदम अच्छे से कर लोगी, और स्पेशली वो ठुमरी पे केंद्रित था, मतलब उपशास्त्रीय संगीत पे। तो उस कार्यक्रम में मुझे याद है कि कुछ भी और नहीं था, और दिल्ली में काफ़ी अच्छे लोग इसमें आए थे, बहुत सारे, मुकेश अंकल सामने भी बैठे थे। तो एक जो वही बात है, जैसे मैंने बोला कि एक कॉन्फिडेंस आता है जो आपके अंदर, जब आपको आपके ऊपर कोई विश्वास करता है कि आप ये कर सकते हैं, तो ये कॉन्फिडेंस देने का काम सब लोग नहीं कर पाते। जैसे गुरुजी ने बताया अभी, वो आपको कॉन्फिडेंस ही तो दे रहे थे। किसी को नहीं भी बोलना आता है तो वो बोलेगा कि नहीं, हाँ गुरुजी ने बोला है ऐसा, तो हम कर सकते हैं शायद, ठीक है, फिर आप बोलेंगे तो धीरे धीरे वो कॉन्फिडेंस आपका डेवलप होगा। तो मुकेश अंकल का भी ये चीज़ थी कि उन्होंने वो कॉन्फिडेंस दिया कि नहीं, आप तुम अकेले गाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और इतने सारे लोग वहाँ के कलाकार आए थे सुनने के लिए, तो बोल बाट की ठुमरी, बोल बनाव की ठुमरी, फिर कजरी, चैत, मतलब जितना भी उपशास्त्री की जो बहुत सारी विधाएं हैं वो मैंने सब प्रस्तुति वहाँ पे की थी, और बहुत ही अच्छा उसका रिस्पॉन्स रहा। और हाँ, साथ में लेकिन उसकी खासियत ये भी थी कि सिर्फ गाने को नहीं कहा था मुझे, उन्होंने कहा था कि उसके बारे में बताते हुए करो। तो मैंने उसके लिए स्पेशली अलग से तैयारी की, क्योंकि आप ऐसे तो कोई भी बोल दे कि आप कुछ बोलिए तो ज़रूरी नहीं कि सब लोग बोल पाए ना, तो इसलिए उस विषय को और तैयारी। मैं वैसे मेरा रिसर्च का जो टॉपिक था वो पूरबंग की ठुमरी गायकी, ये मेरा शोध का विषय रहा है, जो मैंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से डॉक्टर संगीता पंडित मैम के अंडर में मैंने रिसर्च किया है। तो ये विषय पे मुझे मतलब पढ़ना लिखना तो मेरा होता ही था, मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी और बहुत सारी चर्चाएं हुई, बहुत सारे इंटरव्यूज़ लिए, लेकिन उसको स्टेज में जाके आपको किसी को समझाना, बताना, बोलना, फिर उसका उदाहरण सहित उसको प्रस्तुति करना, तो ये एक अपने आप में एक चैलेंज है। तो जो उस समय मैंने लिया तो आगे के लिए मेरे लिए बहुत अच्छा रहा। ये काफ़ी साल पुरानी बात हो चुकी है। तो इसलिए तो बहुत यही सारी बातें हैं जिसकी वजह से डॉक्टर मुकेश गर्ग अंकल, और पर्सनली जो हम लोग से उनका रिलेशन था, बहुत ही प्यार से, बहुत उससे सबसे मिलना जुलना, बातचीत करना, बहुत कुछ था। तो इस वजह से हम लोग उनको बहुत दिल से याद करते हैं, और कोशिश करते हैं कि वो जो चाहते थे कि आप संगीत में केवल सिर्फ गाए बजाए ना, उसके बारे में लिखना, पढ़ना, समझना, बोलना, सब कुछ आपको आए। मैंने एक कंप्लीट कलाकार आप तभी बन सकते हैं जब आपको ये सारी चीज़ें भी आएंगी साथ ही साथ। तो जैसा अभी बात हुई कि हिंदी का क्या महत्व है, तो
अभी मैं शिल्पायन में जैसे जो कक्षाएं लेती हूँ या और भी कहीं कहीं मैंने जो बाहर कक्षाएं ली विद्यार्थियों की, तो एक चीज़ का दुख होता है कि जैसे हम लोग हो सकता है ठीक है बहुत ज़्यादा अच्छा सब मैंने सारे शब्दों का ज्ञान होना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन एक जनरल बंदिश के जो शब्द होते हैं उनका अर्थ भी विद्यार्थियों को देखते हैं नहीं आता है। मतलब क्लास में कोशिश करते हैं हम लोग कि उनको एक्सप्लेन करें, तो अपने से लेकिन कोई पूछता भी नहीं है, ये भी मजे की बात है ना। तो और जबकि इसके उल्टी बात मैं बताऊं कि जैसे जापान हम लोग गए थे, अभी गुरुजी भी गए थे, मैं भी गई थी, या हमारे पास बहुत सारे विदेशी आते हैं सीखने के लिए, वो सबसे पहले बंदिश का मतलब पूछते हैं, उनको एक्सप्लेन करना सबसे पहले ज़रूरी होता है, और पहले वर्ड टू वर्ड पूछेंगे, फिर उसका क्या भाव है ये भी पूछते हैं, क्योंकि वो इंग्लिश में भी उनको इंग्लिश में पहले बताना पड़ता है वर्ड टू वर्ड, फिर उसका क्या सेंस है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि वर्ड टू वर्ड से सेंस निकल जाए, उसका एक अलग भाव भी थोड़ा हो सकता है, तो वो पहले वो पूछते हैं। तो जब तक मुझे ऐसा लगता है कि हिंदी का महत्व ये है कि अगर बंदिशों में पूरी हिंदी मान लीजिए नहीं भी है, तो हिंदी के आसपास की भाषा, ब्रज भाषा, अवधी कुछ भी मिक्स करके भी है, तो अगर आप जब तक किसी भी शब्दों का अर्थ नहीं समझेंगे तो आपको उसको भाव प्रकट करने में आपको बहुत डिफिकल्टी होगी, ठीक है। भले ही आप उसको स्वर के माध्यम से और आलाप तान के माध्यम से आप सोचें कि कर लेंगे, लेकिन फिर भी वो जब तक आपको शब्दों को फील नहीं करेंगे भाव उसको, तब तक आपको गाने में या उसको फील करने में, पहले तो खुद फील करेंगे तब तो दूसरों के सामने हम उसको संप्रेषित कर सकेंगे। तो उस फीलिंग के लिए हमको पहले अर्थ तो जानना पड़ेगा। अब जैसे हम लोग मान लीजिए कोई भी बातचीत भी कर रहे हैं, उसमें अगर कोई ऐसे शब्द हमने बोल दिए जो आपको समझ ही नहीं आए, तो आप उस बात को तो समझ ही नहीं पाएंगे, तो फील क्या करेंगे। तो इसलिए हिंदी पढ़ना तो बहुत ज़रूरी है, और आप किताब से लेके पढ़ेंगे तो वो तो आजकल होने से रहा, वैसा तो नहीं हो पाएगा, लेकिन हाँ इतना तो कम से कम कर सकते हैं कि जब हम लोग क्लासेस में कोई बंदिश सिखा रहे हैं तो आप टीचर से ही पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और सारी बातें तो पूछते ही है ना बहुत सारी, तो उसके साथ ये भी पूछ लीजिए कि इसका अर्थ क्या हो रहा है या इसका भाव क्या हो रहा है, या अगर आप नहीं पूछ सकते हैं तो कम से कम उतना उसका कुछ कठिन शब्द है तो उनका अर्थ तो अभी जस्ट उस दिन क्लास में मैंने पूछा तो एक लड़की ने तुरंत गूगल करके देख लिया, तो ठीक है वैसे ही देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको लगता है कि पूछेंगे नहीं, मुझे और लोग सोचेंगे कि क्यों पूछ रहा है, इसको इतना भी नहीं पता, तो आप देख लीजिए, तो कम से कम आपको तो आ जाएगा ना। भले ही दूसरों को दिखाने के लिए तो आपको नहीं करना है कि हमें कितना आता है, आपको पहले खुद के लिए करना है कि आपको कितना आता है, दूसरे तो बाद में समझ ही जाएंगे कि आपको कितना आता है। तो इसलिए हिंदी और संगीत काफ़ी जुड़ा हुआ है, उसको अलग नहीं समझना चाहिए, और भले ही कोई हिंदी मीडियम से पढ़ा हो चाहे इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हिंदी आनी तो सबको चाहिए। जैसे एक बार आप अंग्रेज़ी थोड़ी सी कम जानेंगे, फ्लुएंट नहीं बोल पाएंगे तो भी शायद चल जाएगा, लेकिन हिंदी तो आपको आपके काम के हिसाब से आनी चाहिए। बाकी कई काम में इंग्लिश की ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, वो अलग बात है, लेकिन चूँकि आप यहीं के हैं भाषाभाषी, तो हिंदी तो सबको आनी ज़रूरी ही है, और स्पेशली संगीत वालों को तो और आनी चाहिए। और फिर भी और अन्य सब्जेक्ट के जो विद्यार्थी हैं उनसे फिर भी संगीत वालों को थोड़ा ज़्यादा आ ही जाता है, क्योंकि बंदिशें गाते बजाते हैं, भजन है, उसमें भी पुराने कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो अब नहीं समझ में आते हैं कई लोगों को, तो वही पता करिए, जानिए। जितना आप जानने के लिए उत्सुक रहेंगे कोई चीज़, उतना ही आप उसको अच्छे तरह से किसी के सामने, फिर जब आपकी प्रस्तुति होगी, कल को आप गाएंगे, किसी को सिखाएंगे बच्चों को, मान लीजिए स्कूल कॉलेज में आप लोग टीचिंग किए, तो बच्चे भी पूछेंगे तो आप इधर उधर नहीं देखेंगे, उनको बता पाएंगे अच्छे से कि हाँ कॉन्फिडेंस के साथ। तो इसलिए ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है हिंदी का जानना। और ये व्याख्यान माला जो ये शुरू की गई है हर महीने, ये बहुत ही मेरे ख्याल से तो बहुत ज़्यादा लाभप्रद होगी आप सबके लिए, अगर आप लोग रेगुलर इसको अटेंड करें तो। और केवल अटेंड ना करें, उसको जाके कुछ सोचे विचारे भी, जिसको मैंने कुछ लिख भी सकता है कि हाँ आज की व्याख्यान माला में हमने ये सुना, गुरुजी ने ऐसा बोला, रागिनी मैम ने ऐसा बोला, शुभंकर जी ने ऐसा बोला, मैंने ऐसा बोला, ठीक है। या उसका लास्ट में एक निष्कर्ष लिख सकते हैं कि मुझे ऐसा लगता है फाइनली कि ये पॉइंट ऐसा करके, तो एक रिकॉर्ड भी आपके पास हो जाएगा। हो सकता है उस रिकॉर्ड से 12 महीने बाद जाके वो पूरा एक कुछ अच्छा बन जाए, तो आगे के लिए हो सकता है आप उस पर कुछ आर्टिकल लिख सकें, आज से 4-5 साल बाद जाके कोई किताब लिख सकें, कुछ तो कर सकते हैं।
तो उसको रिकॉर्ड रखिए। मोबाइल में केवल रिकॉर्ड कर लेने से तो फ़ायदा है नहीं, वो तो ऐसे भी डिलीट होने वाला होता है। तो इसलिए और मुकेश अंकल को सच्ची श्रद्धांजलि शायद यही होगी कि हम गाने बजाने के रियाज के साथ, वो तो एक अलग टॉपिक है, ये वो तो हमें करना ही है, उसके इतर जो है हम ये सारी चीज़ें भी सोचे विचारे और कुछ करने के लिए हो, क्योंकि अभी इसमें बहुत सारे JRF के स्टूडेंट्स भी बैठे हैं जो JRF की तैयारी कर रहे हैं या किसी कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं संगीत के ही, और जो नहीं भी कर रहे हैं वो करेंगे ही आगे फाइनली जाके। तो इसलिए ये सब चीज़ें आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल होगी, जो कि बाहर आप चाह के भी अकेले तो नहीं कर पाएंगे इसको, कि किताब कहीं पढ़ते रहे तो वो तो आजकल किताब पढ़ने से होगा नहीं, ये ज़्यादा अच्छा सरल तरीका है आप लोगों के लिए। तो बस इन्हीं शब्दों के साथ सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर, इसमें दिशा निर्देश भी था और विद्यार्थियों को जो यहाँ उपस्थित है, बड़े भी हैं लेकिन विद्यार्थियों के लिए कुछ मार्गदर्शन भी था। तो एक ऐसा व्याख्यान हम लोग को अभी पक्ष मिला जिसमें सबसे पहले नारी विमर्श की बात है कि नारी विमर्श में इस समय उनका क्या योगदान था, डॉक्टर मुकेश गर्ग साहब का, और अभी और क्या किया जा सकता है। उनके इस नारी विमर्श के प्रति जो गंभीरता थी, उससे रागिनी को स्वयं अपने जीवन में क्या फायदे मिले और उसका कॉन्फिडेंस का असर आज दिख रहा है कि वे खड़े होकर के बिना किसी तैयारी के, बिना किसी सोच विचार के इतना सुंदर व्याख्यान दिया। ये डॉक्टर मुकेश गर्ग जी की ही एक उपलब्धि यहाँ पे है। उनके यहाँ पे बार बार कैंप करने के कारण हम लोगों ने ये सब सीखा है। और इस समय मुकेश गर्ग साहब की भतीजी डॉक्टर भावना गुप्ता जी हमारे बीच में आ गई हैं। ये उनके बड़े भाई की बेटी है और बनारस में रहती है, गाना सीखती है, इंग्लिश में PhD है हालांकि, लेकिन हिंदी से उनको बेहद लगाव है। तो अब मैं जैसे इस बात पे हम इनके बातचीत से हम लोग को एक दिशा मिली डॉक्टर रागिनी सरना से कि नारी विमर्श पर हम लोग कोई बात इसके बाद में कभी कर सकेंगे। नारी विमर्श केवल नारियों के सोचने का काम नहीं होता है, वुमेन एम्पावरमेंट। तो एम्पावरमेंट के बारे में नारी को जैसा बोलने का है, उसको अपनी समस्या रखने का है, उतना ही पुरुषों को भी गंभीर होना चाहिए। क्योंकि अगर हमारा समाज आगे बढ़ता है तो वो शुरुआती होती है माँ के शिक्षित होने से। जब माँ शिक्षित होती है, सर को बैठ लीजिए, आइए प्लीज। जब माँ शिक्षित होती है तभी जाकर के बेटा शिक्षित होता है। यानी नारी विमर्श केवल नारियों के लिए नहीं है बल्कि पुरुषों के लिए भी है। तो पुरुष नारी विमर्श पर बात करें और पुरुष भी नारी को किस प्रकार कॉन्फिडेंस दे सकता है, आगे कैसे बात कर सकते हैं यहाँ, और ये सब चीज़ें हम लोग यहाँ पे बातचीत करने पर कभी हम लोग ज़रूर बात करेंगे। क्योंकि ये बात इसने एकदम सही कही है कि डॉक्टर मुकेश गर्ग जी इन चीज़ों के लिए काम करते रहे। तो ये एक बात है। दूसरा आया कि संगीत लेखन के क्षेत्र में हिंदी का क्या महत्व है, या संगीत के द्वारा हिंदी का किस प्रकार से और हम लोग के हिंदी ज्ञान का कैसे समृद्धिकरण हो रहा है, कैसे कैसे हम और हिंदी के प्रति जुड़ रहे हैं, हिंदी में और कितना समृद्ध हो रहे हैं। तो ये चीज़ें तो हमने पहले भी कही थी और इन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से व्यक्त किया। अब हमें लगता है कि हम लोग को थोड़ा रमेश सान्ना जी से सुन लेना चाहिए। पंडित रमेश सान्ना जी, आपका स्वागत है। फिर हम थोड़ा चाहेंगे कि हमारे कुछ यंग विद्यार्थी भी सामने आएंगे और उसके बाद हम डॉक्टर शुभंकर जैसे इन चीज़ों को एक साथ करके समग्र रूप से वो करने के लिए बोलेंगे। हमारे यहाँ एक श्लोक है कि साहित्य संगीत कला भी न साक्षात पशु पुच्छ विषाणते न। तो ये मुकेश जी एकदम इसके ज्वलंत उदाहरण थे। और वो जब भी आते थे तो हम लोगों से सरलता से मिल के और बात करते थे। यहाँ एक मैगजीन निकला करती है संगीत, उसका नाम है संगीत मैगजीन, हाथरस से निकलती है। तो इस प्रेरणा हमको बचपन से ही थी, वो हम पढ़ा करते थे, हमारे यहाँ आती थी, हमारे गुरुजी के यहाँ भी आती थी। तो गुरुजी ने कहा कि इसमें रिपोर्टिंग तुम किया करो, जो भी प्रोग्राम बनारस के हो
तो रिपोर्टिंग किया करो, तो हम रिपोर्टिंग भी बनाते थे और उसमें देते थे, और वह छपता भी था संगीत में कि वाराणसी में कहाँ कार्यक्रम कहाँ कहाँ हुए हैं संगीत के, और पूरी संगीत की मैगजीन है। तो उस मैगजीन की एक वार्षिक एक महीने में जो एक बार निकली थी, एक अंक निकला था वो वार्षिक के फिल्म संगीत, उसमें मुकेश गर्ग जी के नोटेशंस बनाए हुए सारे फिल्में, उस हम लोगों के पीरियड्स के जितने भी गाने थे 60 to 80, और वो इतने अच्छे अच्छे गाने, इतने पॉपुलर गाने, और सारे का नोटेशन बना के उन्होंने, अभी भी वो मैगजीन मेरे पास पड़ी हुई है, अभी तक मैंने रखी हुई है, और वो उसी से हमें प्रेरणा मिली कि गजब इंसान है ये, कि जब तब उनको इतना जानते भी नहीं थे, खाली उनकी ये चीज़ें देख के हम लोगों को प्रेरणा मिलती थी कि नोटेशन बना के, और इतने वो लोकप्रिय गाने थे कि गाते गाते वो फट से नोटेशन से भी सरगम का ज्ञान हो जाता था कि जब ट्राई करेंगे कैसे है। तो ये सब, और वो आज जब यहाँ आने लगे तो फिर हमने ये उनसे चर्चा की ये सब बातें, तो वो इतनी सरलता से और कहते भी थे कि कोई सुनाइए, चलिए, हम सुनाते जाते थे गाना, वो उसका सरगम बोलते जाते थे, गाते जाते थे फटाफट इस तरह से, और इतने सरल स्वभाव के, इतने विद्वान हैं, सब कुछ तो उनका बताया ही गया। तो इस वजह से उनसे, और उनकी काका हाथरसी, उनके जो हाथरस परिवार का बहुत बड़ा कला में योगदान इनके परिवार का है, और ये काका हाथरसी हास्य कवि हुए हैं, जिनका कि हिस्ट्री में भी आप देखेंगे करेंगे तो पता चलेगा कि कितने ऊंचे कवि थे। उनके ये शायद इनके भाई थे ना, काका के चाचा, लेकिन उन्होंने इसका उनका पालन पोषण किया ना, तो पिता सो। हाँ, लेकिन ये इतने हैं, मतलब कि और शुरू से इतने विद्वान, इंग्लिश के भी प्रोफेसर जबकि थे, इंग्लिश के ही थे ना, हाँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और हर चीज़ पे यहाँ आते थे, तो एक हफ्ता रहते थे हम लोगों के साथ। तो उनके साथ रहा हुआ पल हम लोग जिए हैं, तो समझ में आता है कि साहित्य, संगीत, कला क्या चीज़ होती है। ये सब संस्कार हम लोगों को, ऐसे लोगों के संसर्ग में और संगत से ही ये सब चीज़ मिलता है। जब ऐसी संगत करेंगे हम, तभी हम कुछ पा पाएंगे। तो उनकी ये सब, अब ज़्यादा मैं उनकी क्या बोलूँ, सब कुछ तो बोल रहे हैं, अब अगले व्याख्यान में तैयार करके आएंगे कि बहुत सारी बातें हैं इतनी लंबी कि वो बोलते रहे। जैसे कि उन्होंने एक बार वर्कशॉप किया था, खाली एक सब, उस समय मैं MUs का प्रवीण का एग्ज़ाम देने जा रहा था, तो हमने खाली कहा कि भैया हमको वो संस्कृति, रस और सौंदर्य का समझ में नहीं आता, रस और सौंदर्य में क्या लिखेंगे, क्या करेंगे, और उसमें 6 पन्ने 10 पन्ने लिखना है, हम लोगों को भरना है कॉपी, कैसे लिखेंगे। तो कह रहे हैं कि चलो वर्कशॉप आज रख लेते हैं। तो वो फटाक से उसी दिन जो है एकदम तैयारी हुई, यहीं पर वर्कशॉप हुआ, और सब लोग आए, इतनी भीड़, और वो चर्चा जो चली वो शायद 3-4 घंटे थी, और वो पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है। हम लोग नोट करते जा रहे हैं, पॉइंट्स नोट करते जा रहे हैं वो सब, और वही आया भी और वही लिखे भी, हम लोग कितने अच्छे नंबरों से पास भी हुए। तो ये सब उनकी जो है ये याद है, ये स्मरण करने से ही हम लोगों को प्रेरणा मिलेगी, और उनको हमेशा उनके लिए हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि उनको आत्मा में शांति दे। पंडित रमेश शर्मा जी ने बहुत अच्छे शब्दों में बताया कि किस प्रकार वे एक ऐसे परिवार से संबंध रखते थे, और एक ऐसा परिवार जो संगीत के क्षेत्र में क्रांतिकारी कार्य किया है। उसके लिए जरूर से आप लोगों ने काका हाथरसी का नाम तो सुना ही होगा निश्चित रूप से। काका हाथरसी जी को लोग हास्य कवि मात्र जानते हैं, लेकिन उनके व्यक्तित्व के बहुत सारे पहलू थे अलग अलग, और एक अच्छे कवि तो थे ही। उन्होंने जो चीज़ें लिखी है, हमारे ख्याल से हम लोग के कोर्स बुक में जो भी हिंदी पढ़ते थे, एक आध कविताएं जरूर लिखी होती थी। खैर, तो उसमें उस परिवार को उन्होंने एक तरह से स्थापित किया, उन्हीं से वो परिवार प्रारंभ होता है। फिर बाद में उनके बेटे भतीजे सभी लोगों ने मिल करके उस कार्य को आगे बढ़ाया। तो उसमें मुकेश गर्ग साहब भी थे, और मुकेश गर्ग जी को वो बेहद प्यार करते थे, अपने पास ही उन्होंने एक तरह से पालन पोषण किया था। काका हाथरसी जी का एक और पहलू था, जो उन्होंने वसंत उपनाम से संगीत विशारद नाम की पुस्तक लिखी थी। संगीत विशारद एक तरह से संगीत के क्षेत्र में सबसे बेसिक और पहली कायदे की पुस्तक है, जो कि विद्यार्थियों के हित में है।
उससे पहले पुस्तकें बहुत हुई है, लेकिन एक ही पुस्तक में आपको थ्योरी से लेकर के सारा कुछ एग्जाम को देने के लिए आप जब करते हैं, तो इस तरह के एक मौलिक चिंतन के साथ ये लिखना सारी बेसिक बातों को लेकर के, तो ये काका हाथरसी का एक खास काम था जो उन्होंने दूसरे उपनाम से, काका हाथरसी नाम से भी लिख सकते थे, लेकिन उन्होंने उसका नाम बसंत रखते हुए किया। तो खैर ये भी हम लोग कभी व्याख्यान माला में ये भी एक टॉपिक आप लिख लीजिए, जिससे कि हम लोग इसके बारे में भी कभी उस परिवार के, उस स्थान के योगदान, क्योंकि आजकल मैगजीन तो कोई निकलती ही नहीं है, और निकले भी तो पढ़े कौन। अखबार निकलता है तो रद्दी की टोकरी में जाता है, कोई पलट के देखता तक नहीं है। लोग मोबाइल में न्यूज़ देखने लग गए हैं, पत्रिका के नाम पर मोबाइल में ही जो पढ़ना हो पढ़ लेते हैं। ये बुरा नहीं है, लेकिन पत्रिकाओं का गायब हो जाना ये भी तो दिक्कत है, क्योंकि कभी रमेश सर्रा जी के एज में जा करके आप ये कह तो सकेंगे कि मेरे पास संगीत का वो अंक मेरे पास है, ये कहने के लिए आपके पास कुछ बचेगा नहीं, क्योंकि आपने उनको स्टोर नहीं किया। जब स्टोर नहीं करेंगे, अपने पास संग्रहण नहीं करेंगे, तो उस विद्या को नष्ट होने में समय नहीं लगेगा। मान लीजिए शारंगदेव ने संगीत रत्नाकर लिखा और उसको उस जमाने में लोग उन्होंने फेसबुक में डाल दिया होता, तो फेसबुक में डाल देने के बाद थोड़े दिन बाद वो पोस्ट नीचे चली जाती, तो शारंगदेव और संगीत रत्नाकर सब गायब हो जाता, तो हम फिर वापस में उसी प्रिमिटिव युग में पहुंच जाते जहाँ कुछ भी नहीं था। हम लोग भी फिर वही कबीलाई हो जाते फिर। तो वो नहीं हुआ है, तो ये पुस्तकों का योगदान है, उनके ज्ञान का योगदान है कि हम लोग आगे चल रहे हैं। तो अब जब परिवार की बात हो ही गई है, और परिवार से ही डॉक्टर भावना गुप्ता जी यहाँ मौजूद हैं, तो क्यों ना उनसे हम लोग थोड़ा बहुत बात सुन लेते हैं। आइए चाचा जी के बारे में कुछ। सभी जनों को मेरा प्रणाम। मैं वैसे आज कुछ सोच कर नहीं आई थी कि मुझे कुछ बोलना है, लेकिन चाचा जी के बारे में मैं ये बोलूँगी कि मैं तो बहुत छोटी थी, और चाचा जी मेरे जन्म, शायद मेरा जब जन्म हुआ उसी साल वो दिल्ली शिफ्ट हो गए थे। हाथरस पढ़ते थे, बीए वहाँ से किया उन्होंने, और मास्टर्स के लिए वो दिल्ली यूनिवर्सिटी जाना चाहते थे। और मेरे जो बाबा थे, मतलब चाचा जी के पापा, मेरे फादर बीच में हैं। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण गर्ग मेरे ताऊ जी थे, श्री बालकृष्ण गर्ग मेरे पापा हैं, और चाचा जी, 3 भाई थे। और बालकृष्ण गर्ग जी, मतलब मेरे पापा जो हैं वो बाल साहित्यकार हैं, उनके ऊपर 6 शोध भी हो चुके हैं। अभी वो अस्वस्थ रहते हैं, तो वो कभी बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में नहीं आए, और घर में ही ज़्यादा पसंद करते थे, और सारा संगीत कार्यालय का कार्यभार पापा संभालते थे, क्योंकि चाचा जी बाहर रहते थे। चाचा जी का क्या था कि वो आते रहते थे बीच बीच में, और उनकी बस जो है, जहाँ हमारा घर था, हमारे घर के पास ही ऐसा पॉइंट था जहाँ बस रुकती थी, तो वहीं से वो बस पकड़ते थे सुबह 4 बजे, और मैं उसी कमरे में सो रही होती थी, वहीं उनकी अलमारी थी, तो अलमारी खोलते थे, बंद करते थे, तैयार होते, बस मुझे वो सीन याद है। और चाचा जी बस मैं आते हुए देखती थी और फिर जाते हुए देखती थी, बहुत छोटी थी मैं। फिर जब बड़े हुए, तो जब मैं 8th क्लास में थी, तो चाचा जी बोले चलो तुमको घुमाते हैं। तो मेरी मम्मी ने मुझे छुट्टी में भेज दिया मई जून में। तो मई जून के महीने में उनके घर जाके, वो मॉडल टाउन में रहते थे पहले, कल लगभग 1 महीना में रही। और चाचा जी के साथ इतने मतलब करवट, सुबह जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, फिर कॉलेज से आ रहे हैं, फिर शाम को बोले चलो तुमको घुमा के लाएं। और उन्होंने मुझे मतलब दिल्ली में जो मेन जितनी भी प्लेसेस थी उस एज में मुझे उन्होंने घुमाया। और मैं छोटी सी थी तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। चाची भी थी उस समय, तो हम लोग जो है पूरा, मतलब उनकी एक चाची की सिस्टर भी रहती थी वहाँ पे, और सारे लोग मिलके हम लोग और चाची को देखते थे सुबह सुबह रियाज कर रही हैं वो, 1-1 घंटा रियाज करती थी। फिर उसके बाद तो वो मुझे अपनी मेमोरीज बहुत अच्छी तरह याद है। फिर उनकी बेटी, खैर बहुत सारी मेमोरीज हैं उनकी फैमिली की बेटी भी हुई, तब हम लोग गए, एक बेटा भी हुआ था, उसकी डेथ हो गई, ये भी था। उसके बाद फिर धीरे धीरे चाचा जी, फिर मेरा जब यहाँ बनारस मेरी शादी हुई, तो चाचा जी यहाँ पहले से आते थे। ये मेरा कोइंसिडेंस था कि मेरी शादी यहाँ तय हुई, और चाचा जी, मम्मी बताती थी कि वो वहाँ से पापड़ लेके आते हैं बनारस से तो बोलती थी कि बनारस के पापड़ तो देखो, मेरी मम्मी मुकेश बाबू बोलती थी हमेशा, मुकेश बाबू बड़े अच्छे पापड़ लाते हैं। अच्छा, ऐसा हुआ था कि मेरी मम्मी की जो एज थी और जो मम्मी के जो साथ के लोग थे वो सब चाचा जी के साथ पढ़ते थे,
तो मम्मी भी मेरा ननिहाल हाथरस का ही है, तो मम्मी ने शादी के बाद MA किया, BA भी किया, ग्रेजुएशन के बीच में शादी हो गई। तो सारे नोट्स चाचा जी देते थे मम्मी को, क्योंकि मम्मी ने प्राइवेट पढ़ाई की। फिर मेरा जन्म हो गया तो मम्मी ने मेरे जन्म के बाद भी पढ़ाई की, और फिर MA किया, PhD की, वो भी हिंदी में। मेरे यहाँ पूरे सारे लोग हिंदी के ही थे, केवल मैं अकेली, मैंने पता नहीं कैसे डिसीजन पहले मेरा म्यूज़िक सब्जेक्ट था, लेकिन किसी वजह से मैं दयालबाग यूनिवर्सिटी से मुझे छोड़ना पड़ा। फिर मैंने इंग्लिश में ज्वाइन किया। अब मैंने म्यूज़िक फिर से शिल्पायन के गुरुजी और मैम के आशीर्वाद से फिर से यहाँ पे मैंने 32 साल बाद मैंने यहाँ कंप्लीट किया MUs। तो ये सब चाचा जी की वजह से हुआ, क्योंकि वो यहीं आते थे और मैं यहाँ आई तो मुझे गुरुजी से मिलना हुआ, गुरु माँ से मिलना हुआ, पता चला यहाँ मदर्स बैच चलता है। तो संडे की संडे फिर मुझे तो मैं मन की मुराद मिल गई, जो कि मुझे इतने सालों बाद मिली। अच्छा, मेरा यहाँ रहना नहीं होता था क्योंकि मेरे हस्बैंड मर्चेंट नेवी में थे, तो मैं अक्सर बाहर हो जाती थी, तो मेरी वो क्लास भी 3-3 महीने मिस रहती थी। फिर मैम बोली कि आप जो है दोबारा से ज्वाइन कर सकते हो, आके कंटिन्यू कर लिया करो। फिर वो कंटिन्यू करें। फिर जब कोरोना टाइम आया तो ये ऑनलाइन क्लासेस मेरे लिए वरदान साबित हुई, और फिर वो मेरा वो MUs कंटिन्यू हुआ। तो ये कहानी है। चाचा जी का सबसे ज़्यादा काम था, उन्होंने रीतिकाल में बहुत काम किया हिंदी में, और रीतिकाल में उन्होंने यहाँ मेरे सामने भी कई व्याख्यान भी दिए हैं, शायद उसकी 1-2 मेरे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग भी होगी मेरे मोबाइल में। और उसमें रीतिकाल में ज़्यादातर लिखा गया जो साहित्य है वो ब्रजभाषा साहित्य है। तो ब्रजभाषा में, और हमारे यहाँ क्योंकि काका जी ब्रजभाषा की कविताएं लिखते थे, और हम सारा परिवार, जहाँ संगीत कार्यालय था वो बहुत बड़ी हवेली थी, बाहर के एरिया में संगीत कार्यालय था, अंदर हमारा रेजिडेंस था, और पूरा परिवार, बाबा 2 भाई थे, काका जी और मेरे बाबा, भजन लाल नाम था उनका, भजन लाल गर्ग, जिनके की मतलब 3 बेटे थे। फिर उन काका जी ने मेरे ताऊ जी को गोद ले लिया, अडॉप्ट कर लिया। तो वो फैमिली इस तरह वो हो गई, और हम लोग ये 2, मेरे पापा और चाचा जी इधर, लेकिन सब साथ में ही रहते थे। और पापा की, मेरे पापा की मदर जो थी, मतलब मेरी जो दादी थी, बड़ी अम्मा बोलते थे, बड़ी अम्मा का ऐसा हुआ था कि जब मेरे पापा 6 बहन भाई, मतलब 3 बहन 3 भाई, सबसे छोटी बुआ जो अशोक चक्रधर जी से जिनकी शादी हुई है, भाग्यश्री चक्रधर, वो 1 साल की थी उस समय। उनको ये लोग गंगोत्री यमुनोत्री की यात्रा पे गए थे। तब काका जी की मदर, मतलब मेरी परदादी भी जीवित थी। मेरी परदादी जब मैं 10 साल की थी तब उनकी डेथ हुई है। तो वो उनको गंगोत्री की यात्रा पे सब गए बच्चे, मतलब उन खाली बुआ को साथ ले गए, बाकी सारे बच्चे घर में रह गए, चाचा जी और मेरे पापा सब लोग। मेरे पापा की एज शायद 10 साल बताते थे पापा। वहाँ ऐसा इंसिडेंट हुआ कि जैसे सब लोग जा रहे थे, तो मेरी जो छोटी वाली दादी, मतलब काका जी की जो वाइफ, जिनको काकी बोलते थे लोग, तो काकी जो थी वो पैरों, मतलब थोड़े चलने में दिक्कत थी, तो उनको ना एक डोली में ले जाए, डोलियाँ चलती हैं जैसे पहाड़ों में, जो कहार जो 2 लोग ले जाते हैं, वो उसमें बैठी हुई थी। और मेरी जो बड़ी अम्मा थी वो पैदल चल रही थी, उनकी गोदी में बुआ थी। तो उन्होंने उसी समय बुआ को दे, बोलो थक गई मैं चलते चलते, तुम पकड़ लो उसको। तो उनकी गोदी में कि ये उसमें डोली में बैठी है तो ये आराम से संभाल लेगी। उसी बीच में ये लोग आगे निकल गए, पीछे अचानक, मतलब ये सब कहानी मैंने अपने पापा और मेरे बाबा ने भी, बाबा भी बहुत अच्छे हिंदी में लेखक थे। बाबा ने पतली एक पुस्तक लिखी किरण गंगा के नाम से, वो मेरे पास अभी है, उसकी कई कॉपीज है। उसमें उन्होंने पूरी, क्योंकि मेरी दादी का नाम किरण था, मतलब चाचा जी की मदर किरण गंगा, तो उन्होंने गंगोत्री में ये इंसिडेंट हुआ तो उसका नाम किरण गंगा रखा। और बाबा की लिखी हुई अभी भी मेरे पास वो सर्राफी लैंग्वेज, उस समय आजकल कोई जानता नहीं होगा, सर्राफी लैंग्वेज में बहुत अच्छा लिखते थे बाबा। वो अब हम पढ़ नहीं पाते, लेकिन उनके लिखे हुए पूरे बही खाते, क्योंकि सारे अकाउंट संगीत कार्यालय के मेरे बाबा ही देखते थे। काका जी कभी सम्मेलनों में रहते थे, उनका तो ये हाल था, एक अटैची तैयार हुई, दूसरी वो आए रात को, सुबह दूसरी, आज दूसरी जगह कभी सम्मेलन। हर कभी कभी तो होता था कि हाथरस से मथुरा पास था, मथुरा से ट्रेन पास हो रही, अरे काका जी को खाना पहुँचाना है टिफिन में, तो अम्मा जो है खाना पहुँचाती थी। तो हुआ क्या वहाँ गंगोत्री में कि वहाँ पे सब लोग आगे निकल गए, देख रहे बड़ी अम्मा हमारी नहीं आई, पीछे कहाँ रह गई। बाबा ने पीछे मुड़ के देखा तो खड़ी हुई है पहाड़ के साइड में, क्या हो गया भाई, आओ ना तुम। बाबा के पास गए तो देखा वो हिल नहीं रही हैं। फिर देखा उनके यहाँ ऐसे ब्लड की एक लकीर उनके खिंची हुई है। पता चला उनके ऊपर से पहाड़ से लैंडस्लाइड, बहुत बहुत खराब रास्ते थे, पूरा एक पहाड़ का पत्थर एक उनके ऊपर से निकल गया और उनकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। मतलब वो खड़ी थी, बस वहीं उनके प्राण निकल चुके थे। तो वहाँ एकदम हल्ला मच गया। सारे लोगों ने, जितने लोग उस समय गए थे, सब लोगों ने कहा ये कोई बहुत पुण्य आत्मा रही होंगी, जहाँ उनका सबने मिलके फिर उनका क्रीमेशन किया। फिर सब आए तो सारे छोटे बच्चों को फिर हमारी जो छोटी काकी जी है ना, उन्होंने ही पाला।
तो मैं जो बड़ी हुई, हमें कभी नहीं ये महसूस हुआ कि ये हमारी दादी है। तो बहुत बड़ेपन में पता चला कि पापा की मम्मी वो थी, हम उन्हीं को दादी समझते थे। मेरी मम्मी की शादी हुई तो वही थी घर में, उन्होंने सबको प्यार से रखा। उनकी डेथ हुई है 1998 में हुई है उनकी डेथ, 98 में काका जी की तो अब उनकी भी पुण्यतिथि आने वाली है 18 सितंबर। तो इस तरह से मेरे घर में हिंदी और संगीत का पूरा ऐसा संगम रहा। और मतलब मेरा इंग्लिश सब्जेक्ट होते हुए भी हिंदी हम लोगों की शुरू से बहुत मजबूत रही, स्कूल कॉलेज टाइम से ही। सारे ही लोग हमारे हिंदी वाले ही हैं अभी भी, सब मोस्टली मेरी बुआ वगैरह सब हिंदी में PhD हैं। और सब लोगों ने हिंदी में बहुत सारे वर्क किए हुए हैं, बुक्स भी लिखी हुई हैं सबकी। तो और ज़्यादा तो मैं और मुझे भी तैयार नहीं था, अगले व्याख्यान वाला के लिए ज़रूर कुछ बोलेंगे। एक पारिवारिक व्याख्यान हुआ जिसमें हमें मुकेश गर्ग जी के बैकग्राउंड के बारे में, उनके पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में हम लोग को जानकारी मिल रही है। और अब हम चाहते हैं कि आप लोगों के बीच में से ही रिसर्च स्कॉलर हैं BHU में और गोल्ड मेडलिस्ट मास्टर्स हैं, और साथ ही उनका रिसर्च बहुत योगदान अभी चल रहा है, लेकिन उसके साथ साथ ये शिक्षक के रूप में भी काफ़ी विद्यार्थियों को शिक्षा दे रहे हैं, श्री प्रियांशु घोष। वो कुछ बताएं। सर्वप्रथम तो मैं मुकेश अंकल को अपना प्रणाम निवेदित करता हूँ कि आज हम उनके ही जो उनकी सोच है कि जो एक कलाकार है उनको बोलना आना चाहिए। सबसे पहली बात तो उनकी यही थी कि गाना बजाना तो सब करते हैं लेकिन बोलता कोई नहीं है। अभी गुरुजी ने भी इसके बारे में विस्तार से आप लोगों को सब बताया। तो वही सोच है उनकी। हम लोग जब भी यहाँ पे, मैं तो जब से सीखना शुरू किया तो उनका काफ़ी बार आना हुआ। यहाँ पे एक बार वर्कशॉप भी हुआ था नीचे, तो उसी वर्कशॉप में मुझे याद है कि जब वो खड़े होके वीडियो बनाते थे और उसके बारे में, और उनके फेसबुक पोस्ट वो हमेशा ही कुछ न कुछ विषयों पे, ज्वलंत जो विषय होते थे उस पर कई सारी चीज़ें उन्होंने लिखते थे और ऐसी ऐसी बातें लिखते थे। तो मैं जब भी उनका फेसबुक पोस्ट देखता था तो उसको पढ़ता था। कई पोस्ट तो मैंने कई बार पढ़ा है। उनकी कई सारे लोगों के साथ चर्चाएं हुई जिसमें उन्होंने काफ़ी पुराने इंटरव्यूज़ वगैरह लिए, तो वो सारे उन्होंने डाले, तो वो सारे मैं पढ़ता था। फिर उनके कमेंट्स भी मैं देखता था, तो कुछ कमेंट्स का जवाब भी वो बहुत अच्छे से देते थे। कोई अगर कमेंट करता है, कोई उनके पक्ष में करता है तो उनको उतना नहीं, लेकिन जो कुछ उनके विरोध में कुछ लिखता था तो उनको भी अपने बातों से, अपने चीज़ों से वो शांत करते थे। उनके जो समस्याएं हैं उनको हल करने का प्रयास करते थे। और जैसा अंकल ने भी बताया कि उनके रस और उससे बहुत, वो व्याख्यान मैंने भी सुना था। तो उस टाइम तो मैं बहुत छोटा ही था, तो लेकिन फिर भी उतना लंबा व्याख्यान की वजह से वो रस और उसकी चीज़ें बहुत अच्छे से मुझे समझ में आई। आज हमारा जो विषय है ये संगीत और हिंदी, तो ये बात रागिनी दीदी ने भी वही बताया कि जब हम क्लासेस लेते हैं या बच्चों को सिखाते हैं तो उनको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता है या बेसिक शब्द भी वो नहीं जानते। चाहे वो, अभी मैं थोड़ी देर पहले ही क्लास ले रहा था तो उसमें भी वही सारी बातें हो रही थी, क्योंकि आज हिंदी दिवस है तो वही सारी बातें ही आज हो रही थी क्लास में कि कुछ ऐसे शब्द जो लोगों को नहीं पता, जो होना चाहिए हिंदी का बहुत ही बेसिक शब्द, लेकिन वो भी नहीं पता। तो ये हिंदी दिवस हम लोग को इसलिए ही मनाना चाहिए कि हर खाली बोलने से ही नहीं, इससे क्या होता है, हिंदी दिवस से हम लोग ये जानते हैं कि हाँ उसको, और मेन एक हिंदी दिवस मनाया क्यों जाता है, क्योंकि ये हमारी राजभाषा जो आज के दिन ही 14 सितंबर 1949 ये जो संविधान सभा है उनके द्वारा इसको राजभाषा घोषित किया गया है। तो मेरा यही मानना है कि हिंदी सिर्फ बोलने के लिए ही नहीं, आगे की नई पीढ़ी को जानने के लिए उस पर हमको बोलना पड़ेगा, कुछ काम करना पड़ेगा, कुछ पुस्तकें पढ़नी पड़ेंगी, तभी जाके हिंदी और नई पीढ़ी तक भी जाएगी। नहीं तो वो जितना हम लोग जानते हैं, गुरुजी हम लोग से बहुत आगे
हिंदी उनकी इतनी अच्छी है, हम लोग देखते हैं कि अच्छा ये शब्द हम लोग सीखते हैं, वो चीज़ें हम लोग को भी, तो हम लोग की भी हिंदी ये संगीत के वजह से ही हमारी हिंदी कुछ हद तक अच्छी हुई है। तो लेकिन आगे फ्यूचर जनरेशन में जब हम लोग बच्चों से इंटरेक्शन करते हैं तो वो उससे भी बहुत उनकी हिंदी को लेके ज्ञान उनका बहुत कम रहता है। तो मैं यही सबको कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वो हिंदी की जुड़ी हुई किताबें पढ़े और कुछ चीज़ें बोलना सीखे, जो अंकल की प्रेरणा थी। कुछ बोलेंगे तो उससे कुछ ना कुछ पाएंगे। सबके अंदर डर होता है, सब चीज़ें होती है, लेकिन कुछ ना कुछ अगर आप खड़े होके बोलेंगे तो उसमें से कुछ ना कुछ पाएंगे। तो बस इसी के साथ मैं, गुरुजी ने अचानक से कहा। कई लोग तैयार हो चुके होंगे, अचानक से हमें लगता है। तो ये तो अलग अलग उम्र वर्ग के लोगों को बातों को सुनने का, इससे हमको अलग अलग जनरेशन्स की बातों का पता चलता है कि किस जनरेशन्स की क्या चिंताएं हैं। तो ऐसा देखा गया कि रागिनी की चिंता और प्रियंशु की चिंता में काफ़ी समानता है कि हिंदी को लेकर के हम कैसे और इन चीज़ों को अपने जो विद्यार्थी है उनको कम से कम, हमारा काम शिल्पायन में रह करके यहाँ पे जो लोग आते हैं कम से कम वो तो समृद्ध हो। हम कोई पूरे भारत को ठेका थोड़ी नहीं है सिखाने का, ना तो हम ऐसा कोई हम क्लेम करना चाहते हैं। अब शशि थरूर साहब हैं, वो अंग्रेजी सिखा रहे पूरे भारत को, उनको पूरे भारत का इंग्लिश टीचर कहा जाता है। तो हम ऐसा कोई ना क्लेम कर रहे हैं और ना हमें क्लेम करने की कोई इच्छा नहीं। लेकिन मैं इतना जरूर चाहता हूँ कि मैं जहाँ बैठूँ वहाँ आसपास के जितने लोग हैं उनको भी उतनी तो आ ही जाए, आगे आएगी या नहीं आएगी बाद में देखा जाएगा। तो मुझे लगता है कि जो कोई भी चीज़ सीखने के लिए सबसे पहली चीज़ होती है जिज्ञासा। अगर आपके अंदर में उस चीज़ को जानने की इच्छा ही नहीं होगी, जिज्ञासा ही नहीं होगी, तो आप जान नहीं पाएंगे। जिज्ञासा होने के बाद उसका दूसरा होता है कि आपके अंदर ये संकोच नहीं होना चाहिए कि हम इसके बारे में पूछेंगे तो लोग हमको बेवकूफ़ समझेंगे। क्योंकि ये माना जाता है कि अगर आप अपने टीचर से अगर नहीं पूछे, ये सोचकर कि कहीं टीचर मुझे बेवकूफ़ न समझ ले, तो समझ लीजिए आप दुनिया की निगाह में बेवकूफ़ बनने जा रहे हैं। तो दुनिया की निगाह में आप बेवकूफ़ ना बने, इसलिए आपको अपने सामने जो भी व्यक्ति है, वो आपका शिक्षक हो, बड़ा भाई हो या कोई छोटा भी हो, क्या दिक्कत है? कोई हो सकता है ऐसा छोटा हो जिसका हिंदी ज्ञान आपसे ज़्यादा हो, पूछिए, निसंकोच पूछिए। हो सकता है कि अभी हमारे बीच में एक विद्यार्थी है जो कि हैदराबाद से आ रहा है, उसको अभी हिंदी ठीक से नहीं आती। यहाँ पे भी हम लोग जितनी बातें कर रहे हैं, आधी उसके समझ में आ रही, आधी नहीं भी आ रहा है। लेकिन अगर ये बैठेंगे तो थोड़े दिन बाद इनको भी आएगा। तो ये चीज़ें यहाँ पे आनी है। वो कलकत्ता से, वो बंगाल बैकग्राउंड में आ रहा है, भले यहाँ का हो, उसको भी यहाँ आए तो धीरे धीरे उसको समझ। तो हमारे यहाँ पे जो कुछ भी चल रहा है उससे हमारी वैचारिकता और हमारे ज्ञान में वृद्धि होनी चाहिए। तो हमें लगता है कि अलग अलग जनरेशन्स को सुनते सुनते अब हम लोग इस समय अपने से छोटे जनरेशन में चलते हैं। एक जयंती का है, एक डालिया है, दोनों तय कर ले कौन पहले बोलेगा। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ। सबसे पहले मैं मुकेश अंकल को प्रणाम करती हूँ। उनके साथ जो हम लोग का सभी का संबंध रहा है, बड़े अपना संबंध बता रहे थे, लेकिन हम उस समय और छोटे थे। तो हमारे साथ जो उनका एक मस्ती मजाक के साथ साथ ज्ञान की बातें उन्होंने इतनी आसानी से हम लोग को सिखा दिया था, जो शायद सभी के बस की बात नहीं है। सब इतना आसानी से बच्चों के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं। और साथ ही तो ये उनकी बहुत बड़ी एक खासियत थी और उन्होंने बहुत कुछ सिखाया था। जैसे रमेश अंकल बता रहे थे कि वो पुराने गानों को स्वरलिपिबद्ध करना, साथ ही रस सौंदर्य शास्त्र का जो सेमिनार हुआ तो उसमें मैं भी थी। बहुत डिटेल समझ उस समय नहीं आता था, लेकिन थोड़ा बहुत जो भी समझ में आता था उसको शायद मैं अब जब प्रवीण का एग्ज़ाम ले रही थी तो वो काम आया है।
वो कहीं ना कहीं मेरे मन में रह गया था, जो मैं आसानी से अभी लिख पाई। और इसके अलावा आज जो हमारा टॉपिक है, एक और बात मैं ऐड करना चाहूँगी कि मुकेश अंकल, आज अगर मैं थोड़ा बहुत बोल पा रही हूँ, थोड़ा बहुत लिख पा रही हूँ, अपने भावनाओं को लिखना या अपने कुछ कविता लिखना, कुछ भी लिखना, मैं उतना लिख पा रही हूँ, बोल पा रही हूँ, उसका जितना श्रेय मेरे पिताजी को जाता है, उसका ही उतना ही श्रेय मैं मुकेश अंकल को देती हूँ, क्योंकि उन्होंने इतनी आसानी से आसान शब्दों के माध्यम से इतनी बड़ी बड़ी बातों को बताने का, वो आसानी से बता सकते थे। और ये शायद मैंने कहीं ना कहीं उन्हीं से सीखा है, तो आज यहाँ पे मैं खड़ी हूँ उन्हीं की वजह से। और जैसे कि आज का टॉपिक है हिंदी और संगीत, तो साहित्य, जैसे कि अंकल ने, सभी ने कहा कि साहित्य, संगीत, कला सभी का एक बहुत ही गहरा संबंध रहा है हमेशा से। तो मैं भी अभी क्लासेस लेती हूँ शिल्पायन में, तो जो मतलब जिस कैटेगरी के बच्चों को सिखाती हूँ, करीब 10 साल 12 साल, तो उनको सिखाती हूँ, तो उनको शब्द का मतलब तो छोड़ दीजिए, बल्कि उनको एक एक, ये बड़ा श है, ये मूर्धन्य श है, इतना ही बताना पड़ता है, इसमें कौन सा इकार लगेगा, बड़ी कि छोटी। तो यही सब समझाने में आधा क्लास निकल जाता है। और मैं यही कहती हूँ कि तुम लोग के लिए तो लगता है कि मुझे हिंदी टीचर पहले बनना पड़ेगा कि, और ये हमेशा मेरा उन लोग के साथ ऐसे ही वार्तालाप होता है। तो सच में आजकल बहुत ही बुरा लगता है कि हिंदी का ये मतलब सभी लोग इतने स्पेशली बच्चे इतने उसको कमतर समझते हैं हिंदी भाषा को, जो होना नहीं चाहिए। हिंदी हमारी राजभाषा है, हम लोग इतना अच्छे से इसको बोल पा रहे हैं। और स्पेशली संगीत के बच्चे, संगीत के लिए तो हिंदी मतलब कहीं से उसको अलग किया ही नहीं जा सकता, वो एक ही है। और जैसा मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो हिंदी, मैं अभी BA ऑनर्स की छात्रा हूँ, तो मेरा मेन सब्जेक्ट्स में जो मेरे मेन 2 सब्जेक्ट्स हैं, एक तो म्यूज़िक है, दूसरा हिंदी है। और वो हिंदी मैं हमेशा से स्कूल से मेरा नाम ही मतलब हिंदी रानी इस तरीके से था, क्योंकि सारे बच्चों के बीच में मैं मशहूर थी कि अच्छा हिंदी का क्लास है या हिंदी का एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम के नंबर आए हैं तो टॉपर मैं ही होंगी, क्योंकि उसका पूरा श्रेय है पापा की बंदिशों को जाता है। मैं पढ़ती थोड़ी बहुत हूँ, लेकिन उसके साथ जो गाने के साथ साथ मैंने बंदिशों को समझ के जो मैंने सीखा है वही है। कहीं कहीं पर्यायवाची, मैंने कल ही या थोड़े दिन पहले पापा से इस बारे में बात करी थी, तो कहीं कहीं जो व्याकरण के किताब में सभी को ये कहीं ना कहीं सभी को पढ़ना पड़ा होगा कि सबका पर्यायवाची शब्द बताइए, विलोम शब्द बताइए। तो मुझे पर्यायवाची शब्द पकड़ने में कोई दिक्कत ही नहीं होती थी। जैसे पक्षी का बोला कि अच्छा पंछी नीर चली, यानी कि पंछी तो होगा, फिर इसका खग तो होगा, बैरागी भैरव की बंदिश है उसमें खग आया है, इस तरीके से विहग, और इस तरीके से सभी शब्द कहीं ना कहीं आते थे और वो मुझे याद नहीं करना पड़ता था, वो मेरे दिमाग में बैठ जाता था और मुझे और आसानी होती थी लिखने में। वैसे ही पेड़ का तरु पर लागे सोहे, इस तरीके से जो बंदिश है वो तरु दिमाग में बैठ गया है। तो इस तरीके से हमारे कभी भी हिंदी, मैं हिंदी अभी अगर बोल पा रही हूँ, पढ़ पा रही हूँ, उसका सारा श्रेय संगीत को जाता है, क्योंकि मैंने संगीत की उस बंदिश को इतनी अच्छे से सीखी है। और इतना संगीत अगर मैं नहीं सीखी होती तो शायद हिंदी नहीं आता, वैसे ही हिंदी नहीं सीखी होती तो शायद संगीत नहीं आता। तो ये दोनों एकदम इस तरीके से लिंक्ड है, और आजकल सभी के इस दुर्दशा एक तरीके से कह ले तो उसको देख के बहुत दुख ही होता है। और बस अंत में इतना ही कहूँगी कि सभी लोग हिंदी पढ़ें और संगीत करें, और मुकेश अंकल की जो उनका जो लेगेसी है ये कंटिन्यू हो। बस धन्यवाद। हिंदी को लेकर के नई पीढ़ी की भी चिंताएं हैं, उसको भी सुन के अच्छा लगता है। एक दो बातें जयंतिका से ही रिलेट करके है। जब जयंतिका पहली बार गर्ग साहब से मिलती है तो हमारे घर में मुकेश गर्ग साहब जब इंटर कर रहे होते हैं तो मैं थोड़ा पीछे की ओर था और दरवाज़ा संभवतः जयंतिका ने ही खोला। तो खोलते ही उन्होंने कहा कि ये जगह तो काफ़ी अच्छी है, इसको कम अच्छा क्यों बोलते हैं? कम अच्छा है ना, जगह का नाम है कम अच्छा, तो बोले कि इसको कम अच्छा क्यों बोलते हैं, तो काफ़ी अच्छी जगह है। तो यहाँ से शुरुआत होती है, फिर आगे कुछ बातें
गोलगप्पे की बातें होनी चाहिए थी, होगी कहीं ना कहीं, उसके बिना तो जलसा अधूरे हैं बिना गोलगप्पे के। तो उसमें भी एक बात है, तो गोलगप्पे को कुछ कुछ जगहों पे फुल्की कहा जाता है, तो फुल्का रोटी और फुल्की गोलगप्पा, इसको लेकर भी कुछ बातचीत इससे हुई थी, अभी अगले बार वो बताएंगे। डालिए जी। यहाँ पर उपस्थित सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम। मैं मुकेश अंकल को प्रणाम करती हूँ। मुकेश अंकल से मैंने बहुत पहले, शायद 2012 में, उन्होंने मुझे अहमदाबाद गाने के लिए बुलाया था। सबसे पहले मेरा परिचय उनसे वहीं पर हुआ था। और मुझे याद है जब अहमदाबाद में उन्होंने वो सप्तक सप्ताह होता था, तो उसमें जो है बच्चों के लिए रखा गया था, वो 14 नवंबर उसी दिन होता था, मतलब बच्चों के लिए एक दिन रखा गया था कि उस दिन सिर्फ बच्चों का गायन होगा। तो मैं थी, मेरे साथ और भी कुछ कलाकार थे जो कि बच्चे ही थे, मैं भी बच्ची थी उस टाइम पे। तो उनसे पहली बार परिचय वहाँ पर हुआ था और उन्होंने इतना प्यार से, मतलब मिलते ही इतना प्यार से, इतने अपनत्व से मुझसे परिचय किया था और बातचीत हुई थी मेरी, तो मैं बहुत प्रभावित हुई थी उसी समय पे। उसके बाद फिर अभी 2020 में उसी प्रोग्राम का फिर से उसका वो हुआ था, रिकास्ट हुआ था उसको, जब कोरोना टाइम पे फेसबुक लाइव के माध्यम से उसका फिर से रिकास्ट हुआ था। तो उसमें मेरा भी जो कार्यक्रम है उसको रिकास्ट करना था। तो उन्होंने हमसे, मतलब उनसे मेरी बातचीत हुई व्हाट्सएप पे ही, उन्होंने हमसे मेरी फ़ोटो मांगी। उसके बाद फिर बोले कि तुम कितने साल की हो गई। अभी मैं वही चीज़ देख रही थी मेरे मोबाइल पे कि चैट है कि नहीं, तो हमसे पूछे तुम कितने साल की हो गई, तो हम बोले मैं अभी 16+ की हूँ। तो बोलते हैं तुम इतनी बड़ी हो गई। तो ये सब यादें जो है मुकेश अंकल की बहुत अच्छी लगती थी और उनके बातों से मैं बहुत प्रभावित होती थी। इतना अच्छा वो समझाते थे हर एक टॉपिक को कि बहुत ही अच्छा लगता था सुनने में। तो आज का जो टॉपिक है हिंदी एवं संगीत, तो मैं सबसे पहले बोलना चाहूँगी कि हम लोग के संगीत का जो आधार है, आधार ग्रंथ माना जाता है सामवेद, वो संस्कृत में लिखा गया है एवं संस्कृत से ही हिंदी आती है एवं उसका एक मुख्य भाषा संस्कृत से आई है, वो हिंदी है। तो अभी इसीलिए क्योंकि संस्कृत का हम लोग प्रयोग जो है अभी बहुत ज़्यादा नहीं किया जाता, बोलचाल की भाषा अब नहीं है संस्कृत, लेकिन क्योंकि हम लोग का मेन बेस संस्कृत ही रहा है और अभी बोलचाल की भाषा मेन हम लोग की हिंदी रही है, तो इसलिए फिर हम लोग जो है गीत में भी हिंदी का प्रयोग होने लगा है। उसके बाद तो जैसे गीत के 2 मुख्य कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है धातु, एक होता है मातु। तो धातु मतलब होता है जो हम लोग के स्वर हो गया, लय हो गया, ताल हो गया, ये सब हो गया, एवं मातु, मातु मतलब शब्द, शब्द की संरचना, उसमें जो हम लोग का क्योंकि बिना साहित्य के हम लोग गा नहीं सकते। इंस्ट्रूमेंट में तो बजाया जा सकता है, इंस्ट्रूमेंट में शब्दों की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन हम लोग को जब गाना होता है तो हम लोग को शब्दों की ज़रूरत होती है। हम लोग वो शब्द गाते हैं, उसको फील करते हैं, जिस तरीके से शब्द रहते हैं। अगर वीर रस के शब्द हुए, तान तलवार रे धनुष सुर तीर कर, तो उसके भाव भी हम लोग वैसे ही प्रकट करते हैं, उस बंदिश के भाव वैसे होंगे। वहीं अगर कोई श्रृंगार जनक शब्द हुए तो उस बंदिश के भाव हम लोग वैसे हम लोग चेंज करेंगे, उस हिसाब से हम लोग गाएंगे। तो गायन में इस चीज़ का प्रयोग, मतलब हिंदी का तो प्रयोग बहुतायत से होता है और बहुत ज़रूरी भी है। इसके साथ साथ ही जो गुरुजी की रचनाएं भी हैं, तो हिंदी के जो मेन होते अलंकार हुआ, फिर ये सब जो अलंकारिक चीज़ें हैं जिससे कि हमारी जो लैंग्वेज है वो सुंदर बनती हैं, वो सब चीज़ों का भी इस्तेमाल हम लोग के बंदिशों में किया जाता है। गुरुजी ने भी कई सारे बंदिशों में अनुप्रास अलंकार का उपयोग किया है, कहीं पे बहुत सारे बंदिशों में, मतलब स्थायी अंतरा दोनों ही अनुप्रास अलंकार में गुरुजी ने किए हैं। तो ये सब नए नए प्रयोग ये भी हिंदी के द्वारा ही संभव हुआ है। तो मतलब इसी तरीके से मैं हिंदी का संगीत में इतना बड़ा जो है मैं मानती हूँ, और हिंदी के बिना संगीत में
क्योंकि हिंदी हम लोग के देश में बहुतायत लोग बोलते हैं, बहुत लोग बोलते हैं, और इसीलिए संगीत को सुगम बनाने के लिए हिंदी का प्रयोग किया गया है संगीत में। और भी कई बार लैंग्वेजेस यूज़ होते हैं, खासकर कर्नाटिक म्यूज़िक में, फिर वहाँ के तमिल, तेलुगु, ये सब लैंग्वेजेस यूज़ होते हैं। और कई बार बांग्ला के भी कुछ एक आध बंदिश मिल जाते हैं, और भी कई लैंग्वेजेस के मिलते हैं, लेकिन मोस्टली जो मिलते हैं हम लोग के उत्तर भारतीय संगीत में जो प्रयोग किए जाते हैं वो सभी हिंदी के ही होते हैं। तो इसी तरीके से मैं बोलना चाहूँगी कि हिंदी का जो है एक बहुत ही मुख्य प्रभाव रहा है संगीत में, खासकर से उत्तर भारतीय संगीत में। तो यही बोल के मैं फिर विराम देना चाहूँगी, और मुकेश अंकल को मैं फिर से प्रणाम करना चाहूँगी। धन्यवाद। वास्तव में मुझे भी बहुत आश्चर्य हो रहा है, और यहाँ पे डॉक्टर प्रदीप जायसवाल जी बैठे हुए हैं, उनको भी मैं देख रहा हूँ कि बड़े आश्चर्य से देख रहे हैं कि ये सब बच्चे इतना अच्छा गाते हैं, अब इतना अच्छा बोल भी रहे हैं कि, तो हमें लग रहा है कि उनको अंदर से अपने आप को एक तरह से इस संस्था से हम लोग जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सभी हम लोग गर्वित हो रहे हैं कि देख करके कि हमारे बच्चे जो आगे आने वाली पीढ़ी है वो कितनी समर्थ है इन चीज़ों के लिए, अपनी बातों को किस प्रकार अपने जो कहना चाहते हैं उनको किस प्रकार से शब्दों के माध्यम से आकार प्रदान करें। इस पर हम लोग हमेशा से काम करते रहे, केवल संगीत की मेरी बंदिशों को ही क्यों, हम लोगों ने ये भी प्रयास बहुत किया हुआ है कि जो हिंदी के रचनाकार हैं, जैसे मान लीजिए कि आपको पता भी नहीं होगा कि हमारे काशी में जयशंकर प्रसाद रहे हैं, जिनके हिंदी के लिए जाना जाता है, जिनको महाकवि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी यहाँ के, जयशंकर प्रसाद यहाँ के, रामचंद्र शुक्ल जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, एक से एक लोग यहाँ पे हुए हैं। और इसके अलावा उसी समय के आसपास के जो महादेव वर्मा जी हैं, सूर्यकांत निराला जी हुए, सुमित्रा नंदन पंत जी हुए, इन लोगों की रचनाओं में संगीत इतने सुंदर ढंग से व्यक्त किए जाते हैं। तो हमने इन प्रयास किया हुआ है कि कितनी सारी रचनाओं को हमने स्वर दिया है और उनको अपने विद्यार्थियों से गवाया भी है। इधर थोड़ा पीछे रह गया है वो चीज़ें, लेकिन हम लोग उसको भी फिर से सामने लाएंगे, क्योंकि आज की इन बातचीत से हमें लगा कि हिंदी की इन चीज़ों को भी हम सामने लाएंगे तो उससे साहित्य और समृद्धि होगा और साहित्य का प्रचार भी होगा। तो अब हम लोग एक रूपम बसाक से सुनते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं, और तब हम लोग इसको फिर डॉक्टर शुभंकर डे को माइक देंगे कि वो इन सारी बातों को एक साथ समेकित रूप से कुछ कहेंगे। रूपम बसाक BHU में इस समय रिसर्च कर रहे हैं, शोध छात्र हैं, और साथ में इन्होंने अभी JRF उत्तीर्ण भी किया है। तो इस प्रकार एक सफल विद्यार्थी हैं, और अभी वो शोध करेंगे तो निश्चित रूप से हिंदी से इनका पाला पड़ेगा ही, तो अभी से पाला पड़ जाए तो ज़्यादा अच्छा। सर्वप्रथम मुकेश अंकल को मैं प्रणाम करता हूँ। मुकेश अंकल से ऐसे बहुत मेरी मुलाकात है, बातचीत ऐसे नहीं हुई है, पर मैंने उनका वर्कशॉप या ऑनलाइन जो उनका सेमिनार वगैरह हुआ था कोरोना के वक्त, मैंने वो सुना था। और वो जो रस वाला जो अंकल बता रहे थे कि रस के ऊपर उनका व्याख्यान जो नीचे हॉल में हुआ था, उसमें भी मैं था। बहुत छोटा था, बहुत समझ में नहीं आ रहा था, पर बहुत अच्छा लग रहा था कि कैसे वो अपने क्योंकि वहाँ पर बड़े भी थे, छोटे भी, सब लोग थे, और सिर्फ अपना जो उन्होंने वक्तव्य रखा था सिर्फ बड़ों पे केंद्रित ना करते हुए कि ऐसा उन्होंने बोला कि बच्चों तक को समझ में आए। क्योंकि जब वहाँ मतलब 2012 की और बाद की बात है, तो इतने छोटे बच्चे भी वहाँ पे सबको मतलब वो ध्यान, मतलब सब पे ध्यान देते हुए कि सबको समझ में आए, इतने अच्छे से उन्होंने व्याख्यान दिया था। और उनका जितना मैंने ऑनलाइन जितना मैंने उनका व्याख्यान सब सुना था, किसी भी विषय पे वो बोलते थे, इतनी हर विषय पे इतनी पकड़ इतनी अच्छी और इतनी कॉन्फिडेंटली वो बोलते थे। और उस पर अगर कोई सवाल भी करता था तो मतलब जवाब देना और फिर अपनी बात को बोलना, फिर उसको काटना, फिर उसको फिर समझाना, ऐसे करके वो बहुत अच्छे से बोलते थे। और अगर फिर हिंदी पे अगर आते हैं तो जैसे अभी बात हो रही थी कि संगीत में मतलब संगीत में शोध करें या जो भी, उसमें हिंदी क्यों वो है, तो क्योंकि हम लोग के जितने भी पुराने ग्रंथ हैं सब में ज़्यादातर संस्कृत में ही रहा है, इसलिए वो थोड़ा ज़्यादा कन्वीनियंट होता है कि उसमें हिंदी ही ज़्यादा प्रयोग किया जाए इंग्लिश की जगह।
और क्योंकि बंदिशें भी हम लोग गाते हैं उसमें हिंदी और ब्रज के ज़्यादा उसमें प्रभाव दिखता है, तो इसलिए। और अभी मेरे मतलब मैं अगर अपना खुद भी बताऊं तो पहले मैं बहुत बोल नहीं पाता था, अभी मैं बोल नहीं पाता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं नर्वस हो जाता हूँ। तो लेकिन अभी जो भी मैं बोल रहा हूँ या बोलता हूँ बहुत कम, वो गुरुजी के ही मतलब गुरुजी के ही आशीर्वाद से। तो मैं फिलहाल अपने बात को जो भी बातचीत हुई इससे हम लोगों को भी दिशा मिली कि अगली बार व्याख्यान को किस दिशा में ले जाया जाए, और हम लोग प्रयास करेंगे कि अगले व्याख्यान माला के अगले अंक में हम एक विशेष टॉपिक को लेकर के चलें। आज कुछ रैंडम बातचीत हो रही है, स्मृति चारण हो रहा है, हम चर्चा कर रहे हैं डॉक्टर मुकेश गर्ग जी के व्यक्तित्व के बारे में भी, हिंदी दिवस के बारे में भी, और उसके साथ साथ संगीत में हिंदी के उपयोग के बारे में भी। अब इन चीज़ों को किसी एक बिंदु में समेट करके उतने ही पर बात करेंगे, तब जाकर के कुछ सार्थक चर्चाएं होंगी संगीत के विषय को लेकर के चलेंगे। इसमें हिंदी हो ना हो, लेकिन संगीत के किसी एक विषय को लेकर के जब हम चर्चा करेंगे तो उस पर हम लोग की जो समस्याएं हैं उनका निराकरण भी होगा, और इस तरह से एक तरह से यह कक्षा का भी काम करेगा। हम लोग चाहते हैं कि ये केवल मात्र एक चर्चा, विचार विमर्श और केवल ऐसा न रह जाए कि हम लोग केवल कुछ भी इसमें से हासिल न कर सके। हमें हासिल करने के लिए कुछ न कुछ बातों को गहराई से सोच कर उसके बारे में ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। तो जब भी व्याख्यान माला अगली बार होगी तो आप लोग जरूर आइएगा। फिलहाल हम लोग धन्यवाद के तौर पर भी और सारी चीज़ों को समेकित रूप से फाइनल क्या आज का क्या निष्कर्ष निकला, इसको क्या दिशा मिली, व्याख्यान माला में क्या हुआ, क्या होने जा रहा है, इस बारे में हम डॉक्टर शुभंकर डे जो कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय में सहायक आचार्य के रूप में कार्यरत है संगीत शास्त्र विभाग में, उनसे हम लोग कुछ सुनते हैं। और मुकेश गर्ग साहब चूँकि संगीत शास्त्री भी थे तो उनके विचार भी कुछ अलग अलग डिस्क्रीट ढंग से होते थे। वो अपनी बात एक अलग विचारधारा के साथ भी रखते थे, और अगर विरोध हो गया उसका, जैसे उन्होंने कोई बात की उसका अगर विरोध हो गया तो समझ लो कि उनकी उत्साह जो चौगुना हो जाता था। उस विरोध को एक एक बातों को और अच्छे से जवाब देते थे। केवल बैठ के कोई सुन रहा है तो उतना उनको अच्छा नहीं लगता था, जब तो उसमें से विरोध के स्वर आते थे तो वो मुखर हो जाते थे। और उनके साथ एक बहुत बड़ी बात थी कि वे अगर बहुत गंभीर चर्चा हो रही तो उसको तुरंत कभी ना कभी उसको हास्य में बदल देते थे, और हास्य की बातें चलते चलते अचानक उसको गंभीर भी बना सकते थे। इसलिए उनको कई लोग कहते थे कि ही इज़ द ग्रेटेस्ट ट्विस्टर, ट्विस्ट कर देते हैं हर बात को। तो इन सब चीज़ों पर काफ़ी बातचीत हो चुकी है। उनके व्यक्तित्व के बारे में अभी कुछ भी इनका हुआ नहीं है क्योंकि बहुत कुछ रह गया है उनके व्यक्तित्व के बारे में। आज हम लोगों ने जो किया उनकी स्मृति को हम लोग प्रणाम करते हैं। तो अब आज के कार्यक्रम का पूरा समेकन और अंतिम रूप से इसको धन्यवाद ज्ञापन के साथ डॉक्टर शुभंकर। यहाँ उपस्थित सभी विद्वज्जनों को मैं सादर प्रणाम अर्पित करता हूँ। और आज जिनके स्मृति में डॉक्टर मुकेश गर्ग अंकल के स्मृति में हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, उनको भी मैं प्रणवांजलि अर्पित करता हूँ। आज एक बहुत विशद चर्चा हुई कई विषयों पर, और डॉक्टर मुकेश गर्ग जी के बहुत सारे व्यक्तित्व के पहलुओं पर अलग अलग व्याख्याताओं ने अलग अलग ढंग से प्रकाश डाला। किसी ने स्त्री विमर्श की बात की, किसी ने उनके साहित्य, किसी ने उनके संगीत की बात की। एक पक्ष जो संगीत के विषय में शायद उनके पहलू के विषय में छूट रहा था कि वे संगीत के भी एक सफल विद्यार्थी रहे, और वायलिन में उन्होंने डॉक्टर एन राजन जी से वायलिन सीखा, और साथ में पीएचडी भी उन्होंने इसी विषय से की थी। तो वो न केवल हिंदी साहित्य के एक महान विद्वान थे, बल्कि संगीत के भी एक जो शोधपरक उन्होंने अध्ययन किया था। और चर्चाओं में जैसा अभी बहुत सारी चीज़ें आई, संगीत पत्रिका के वे काफ़ी वर्षों तक उन्होंने संपादन का भी कार्य किया, 2011 या 12 तक।
कि उन्होंने लगातार उस पत्रिका को अपनी दिशा से पूरे देश भर को जो है संगीत के विद्यार्थियों को सोचने के लिए जो प्रेरणा दी, उसका एक खुद भी वह कार्य हमेशा संपादक के रूप में करते रहे। उनके पहलुओं में जो विचार की बात आ रही है, उसी का आज ये प्रतिफल है कि हम लोग लगभग 2 घंटे से अलग अलग विषयों पर विचार कर रहे हैं। तो ये एक उनकी जो विचारों को हमेशा वो जागृत करने का प्रयास किया था, आज संगीत के क्षेत्र में कहीं ना कहीं ये उनका बहुत बड़ा योगदान है कि हम आज संगीत के विद्यार्थी हों चाहे अध्यापक हों, सभी आज विचार करने को लेकर उन्मुख हुए हैं। इसमें उनकी जगाई हुई जो ज्योत है वो दिन प्रतिदिन आगे बढ़ती जा रही है, ये निश्चित रूप से कहा जा सकता है। कुछ बातें जैसे कि सभी ने अपनी अपनी स्मृतियों से बताई है, तो मैं भी 1-2 बातें उनके व्यक्तित्व को सामने रखने के लिए याद करना चाहूँगा। हमेशा उनका ये कहना जो था कि संगीत के क्षेत्र में विचार नहीं होता या विचारों की कमी है। उनका आशय ये था कि संगीत के क्षेत्र में जब हम शास्त्र की ओर जाते हैं, तो जिस प्रकार से संगीतज्ञों को हम जानते हैं या उनकी परंपराओं को जानते हैं, उसी तरह से शास्त्र की भी विशेष परंपरा को हम अपने शास्त्र परंपरा से, लक्षण परंपरा से उसको आगे प्रवाहित करते रहे थे। किंतु उत्तर मध्यकाल के बाद से लगातार ये देखा जा रहा था कि लोग संगीत मतलब केवल प्रायोगिक विषय समझना शुरू कर दिए थे, केवल ये प्रयोग है। संगीत में शास्त्र कुछ होता है तो लोग पूछते थे कि क्या आप इस विषय में रिसर्च कर रहे हैं, इसमें है क्या ऐसा कि आप इसमें लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो ये जो एक धीरे धीरे समाज में जो एक गलत अवधारणा बनी थी संगीत को लेकर, उसको तोड़ने के पीछे बहुत सारे विद्वानों का हाथ रहा है। हमारे संगीत 20वीं शताब्दी में बहुत सारे संगीत शास्त्रियों ने इसको लेकर प्रयास किया कि हम उन परंपराओं से पुनः अपने आप को प्रतिस्थापित कर सकते हैं। उन परंपराओं को आज भी हम उसी तरह से प्रवाहित कर रहे हैं, किंतु उन पर चर्चाएं ना होने के कारण से, उन पर लोग लिखने ना कारण से, उस पर बोलने के ना कारण से ये एक समाज की अवधारणा बन गई कि संगीत केवल मात्र एक प्रयोग का विषय है, जबकि उसकी शास्त्र परंपरा भी उतनी ही महत्वपूर्ण थी। हमारे संगीत शास्त्र में 2 शब्द आते हैं, लक्ष्य और लक्षण। तो हमेशा से ये बातें कही जाती है कि लक्ष्य यानी जो हमारा संगीत का एम है, लक्ष्य है, वो तो प्रयोग है, उसी से वो बना है। किंतु लक्षणों को अगर हम कहीं ना उसमें अन्वित ना करें तो हमारा संगीत बिल्कुल बिखर जाएगा। हमारा जो शास्त्रीय संगीत है वो लक्षणों से ही कहीं ना कहीं संरक्षित रहा है, और इन लक्षणों के ऊपर चर्चाएं होना बहुत आवश्यक है। जिस तरह से 20वीं शताब्दी में हम पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी और पंडित विष्णु दिगंबर पुलिस्कर जी को याद करते हैं विष्णुद्वय के रूप में, कि उन्होंने संगीत के प्रयोग पक्ष को, लक्ष्य को हमारे समाज के जन जन तक पहुंचाया। आज जो सुलभ रूप से सभी विद्यार्थी समाज में जो संगीत सीख पा रहे हैं, यह उनका जिस तरह से प्रयोग के संबंध में एक क्रांति की जरूरत थी उस समय, उसी प्रकार से शास्त्र के संबंध में भी क्रांति की आवश्यकता धीरे धीरे लोगों ने समझी। और जिस तरह से विद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में संगीत विषय को जब समाविष्ट किया जाने लगा, तो प्रयोग के साथ साथ जो है शास्त्र को भी वहां पर स्थान दिया जाने लगा और उस पर लोगों के विचार आरंभ हुए। संगीत शास्त्र के जो मूल विचारकों ने काम किया वो मूलतः लिखने के क्षेत्र में ज्यादा काम हुए। मैं डॉक्टर मुकेश गर्ग जी को इसलिए याद करना चाहूंगा कि उन्होंने जो लिखा जा चुका है, जो लिखा भी गया है, उसको समाज तक प्रेषित कैसे किया जाए बोलने के द्वारा, इसको लेकर उन्होंने एक क्रांति का काम किया। क्योंकि हमारे 20वीं शताब्दी में अनेक ऐसे संगीत शास्त्री हुए, चाहे प्रोफेसर प्रेमलता शर्मा जी हो, चाहे आचार्य बृहस्पति जी हो, चाहे ठाकुर जयदेव सिंह जी हो, बहुत से ऐसे नाम लिए जा सकते हैं जिन्होंने मौलिक काम किया, मौलिक
शोधपरक कार्य किया, किंतु उनके लेख या उनके लेक्चर्स केवल अकादमिक जगत में ही जो है व्याप्त रह पाए। समाज के कण कण तक इसे कैसे पहुंचाया जाए और प्रयोग और शास्त्र इनका एक समन्वित रूप से जो है लोग साथ आए, इसी के लिए हमें लगता है कि मुकेश जी ने ये संगीत संकल्प नाम की संस्था बनाई, जहां पर कार्यक्रमों की तो जैसे कि चर्चा हुई कि 125 शाखाओं में अलग अलग कलाकारों को प्रोत्साहन मिलता था, गाने बजाने का अवसर मिलता था। साथ ही साथ वह राष्ट्रीय अधिवेशनों के द्वारा उसमें विचारों के भी, कलाकारों के बीच में जो विचारों का आदान प्रदान हो, इसको लेके भी उतनी ही उद्यम रहते थे वो। तो कहीं ना कहीं वो चाहते थे कि केवल मात्र अकादमिक जगत में हमारी संगीत की चर्चाएं ना छूट जाए, वह समाज के जन जन तक पहुंचे। जो कलाकार हैं, जो प्रस्तोता हैं, जो शास्त्र की चीज़ों को प्रयोग कर रहे हैं, वो भी उनके बारे में बताएं या उनके बारे में सोचें और उनके बारे में विचारें, जिससे कि आने वाली पीढ़ी जो है वह केवल मात्र संगीत को प्रयोग का विषय ना समझे, संगीत को शास्त्र और प्रयोग इन दोनों का समन्वित रूप समझे। इसको लेकर उन्होंने जो प्रयास किया उसके उदाहरणों के रूप में, जैसे कोविड काल में हमने देखा कि प्रत्येक संस्था ने प्रयोग के लेकर जो है बहुत सारे कार्यक्रम आरंभ किए। मुझे याद है कि संगीत संकल्प उस समय पर वैचारिकता को सामने लाने के लिए अलग अलग विषयों को सामने लाते हुए अलग अलग उन्होंने शाखाओं को आह्वान किया, जिसमें काशी संगीत संकल्प ने भी अपना योगदान दिया था। देश भर की जो भी प्रमुख उस समय शाखाएं जो है सामने आई, उन्होंने सबको एक एक माह में एक एक बार एक एक कार्यक्रम चर्चाओं को लेकर करने को कहा। और मुझे भी एक बार उन्होंने मुझे पूछा कि आप तुम्हारा शोध पूरा हो चुका है, क्या विषय था, क्या तुम उस पर कुछ बताना चाहोगे, बोलना चाहोगे सबके सामने। तो इस प्रकार से उन्होंने देश भर से खोज के विद्वानों को एक साथ एकत्रित किया जूम प्लेटफॉर्म पर। फिर वहाँ पर एक विषय रखा, एक किसी को उन्होंने कहा कि आपको ये बोलना है। मुझे भी वहीं से पहली बार बोलने का जो है एक अनुभव मिला कि इतने बड़े बड़े विद्वानों के बीच में मैं भी अपनी बात रख सकता हूँ। उनका वो जो विश्वास था मेरे ऊपर, और उनके व्यक्तित्व से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। वो जिस प्रकार से हर कार्य को इतने सीरियसली करते थे, उनकी डांट भी उसी दौरान मुझे एक बार मिली मैसेज में कि थोड़ा इस काम को सीरियसली करो, बस इतना उन्होंने कहा। तो क्योंकि वो उस समय पर जो रोगग्रस्त हो चुके थे और उनका लगातार अस्पताल आना जाना चलता रहता था, तो उन्होंने मुझे संगीत संकल्प के एडमिन बनाकर उन्होंने कहा कि ये आपको पूरा संचालित करना है, कार्ड भी इसको भेजना है, इसको बनाना भी है, इसको प्रेषित करना है, लोगों को जोड़ना है। तो इस तरह से वो बहुत अच्छे से दूसरों से भी कार्य करवा लेते थे। उनमें ये क्षमता थी, इसीलिए इतनी बड़ी संस्था जो है खड़ी हो पाई कि वह सब सटीक व्यक्ति को जो है पहचान कर उस पर पूरा वो दायित्व निर्वहन करते थे। और जब वो बातचीत करते थे तो एक उनसे वयोवृद्ध हो, चाहे उनके समानार्थी हो, चाहे उनसे कोई छोटा हो, वो लगता था कि समान रूप से सबके साथ पेश आ रहे थे। ये एक बहुत बड़े उनके व्यक्तित्व से सीखने की चीज़ है कि कभी उन्होंने मुझसे बात करते हुए या इवन मेरी बहन से जयंतिका से बात करते हुए भी वो इस तरह से बात करते थे जैसे लगता था कि वह उतने ही गंभीरता से उस विषय को बता रहे हैं, उतनी ही गंभीरता से उन चीज़ों को समझा रहे हैं। मेरे पिताजी अक्सर एक स्वामी रामकृष्ण जी का एक वो कहते हैं कि डेस्पोंडेंसी इज नॉट अ रिलीजन। तो उन्होंने, हमको लगता है कि मुकेश गर्ग जी ने ये प्रेषित करने का माध्यम भाषणों में दिया कि जटिलता या जटिलता पूर्वक शब्दों का संयोजन मात्र भाषण नहीं है। वो जिस तरह से समझाते थे वह अनुकरणीय है। सरल से सरल भाषा में कठिन से कठिन चीज़ों को समझाना, ये उनके विभिन्न व्याख्यानों में मैंने अनुभव किया। और भाषा और संगीत, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा कि इसके वो पुरोधा थे, दोनों ही विषयों में PhD थे, दोनों ही विषयों के वे अध्येता थे। और
गहन अध्येता थे। उन्होंने जिस तरह से उनके पारिवारिक पृष्ठभूमि पर बातचीत हुई, उनके परिवार में जिस तरह से साहित्य और संगीत दोनों का समागम था, तो इसको उन्होंने पूर्ण रूपेण आत्मसात किया और उस परंपरा को बहुत आगे ले गए। हमारे संगीत में भी साहित्य या काव्य या संगीत ये दोनों अछूते नहीं हैं। कुछ ऐसे पहलू हैं जिस पर मैं केवल अभी आपके विचारों को उत्तेजित करने के लिए कुछ पक्ष मैं यहाँ पर छोड़ रहा हूँ कि हमारे संगीत का भी जो मूल तत्व है वो नाद है, और जो हमारे साहित्य हो, काव्य हो, हर भाषा का जो अंतिम वो है वो भी नाद ही कहा गया है, जिसे ध्वनि कहा जा सकता है। साहित्य में ध्वनि या शब्द ब्रह्म की कल्पना ज्यादा व्याप्त है, तो हम उसे नाद ब्रह्म कहते हैं। लेकिन दोनों अगर देखा जाए तो वो एक ही रूप है। हमारे ध्वनि के ही मूल में, जब हम ध्वनि कह रहे हैं तो इसे फिजिक्स के साउंड से हम लोग को नहीं तुलना करनी चाहिए, क्योंकि साउंड एक बहुत सीमित परिभाषा देता है कि जो हमें सुनाई दे सके वो साउंड है, जबकि ध्वनि जो है उससे कहीं व्यापक शब्द है जो हमारे साहित्य में भी और हमारे संगीत में भी प्रयोग शुरुआत से किया गया है। और उन्हीं के वर्ण रूप से जो है हमने भाषाएं बनाई हैं, और उन्हीं के नाद रूप से हमने संगीत प्राप्त किया है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों ही तत्व एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। भाषाएं संप्रेषण का माध्यम होती, अर्थ को संप्रेषित करने का माध्यम होती है, तो संगीत उसी तरह से भाव संप्रेषण का माध्यम होती है। संगीत की अपनी एक भाषा है, और वैसे ही जो अच्छे साहित्यकार हैं उसमें अगर सांगीतिकता नहीं है, जैसे अभी गुरु जी ने कहा कि उन कवियों की अगर हम रचनाओं को देखते हैं तो बिल्कुल वो लगती गा रही है, तो उसमें जो संगीत, अगर संगीत आ गया उसमें, यानी वह काव्य बन गया। तो यही दोनों के मूल में है, और भाषा के कारण ही हमारे संगीत का इतना जो व्यापक विकास हुआ है। जैसे कि बात हो रही थी कि हमारे मूल पाठ तो संस्कृत में थे, लेकिन उत्तर भारतीय संगीत और दक्षिण भारतीय संगीत ये बना ही क्यों? इसके बनने के पीछे भी मूल में भाषा है, पद है। भाषा को या पद को हमारे संगीत में कितना महत्व था, उसको नाट्यशास्त्र के एक श्लोक से जान सकते हैं कि गांधर्वम इति तज्ञेयम स्वर ताल पदाश्रयम। अगर स्वर, ताल और पद तीनों नहीं है तो वह जो है गांधर्व नहीं है या संगीत नहीं है। और पद केवल मात्र जो है सार्थक हो ऐसा भी नहीं है। संगीत के लिए वो दोनों प्रकार से स्वीकृत है, सार्थक भी अपेक्षित है, निरर्थक भी अपेक्षित है। वाद्यों के संबंध में पद कहाँ है, प्रश्न ये आ सकता है विद्यार्थियों के मन में। तो वाद्यों के संबंध में भी जो स्वरों का हम प्रयोग करते हैं, चाहे उसे आरोही क्रम में अरेंज करते हो, चाहे अवरोही क्रम में करते हो, चाहे सा 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 रे 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 स्थायी रूप में करते हो, ये हमारे संगीत में वर्ण कहे गए हैं। और इन वर्णों के बिना कोई भी संगीत जो है वो व्यक्त नहीं हो सकता। तो वर्ण जैसे भाषा में हमारे मूल है, वैसे ही वर्ण हमारे संगीत के भी मूल में स्थित है। जो हम वाद्यों की ध्वनियों को सृजित करने के लिए उसमें धातु की कल्पना किए हैं, वो धातु उसी प्रकार से है जिस प्रकार से हमारी गेयता को, जैसे टालिया भी कह रही थी कि हमारा गेय पक्ष जो है वो धातु है। तो गेय पक्ष हमारे वाद्यों को भी गेय बनाने के लिए उसमें चाहे गज से हम प्रहार करते हो, चाहे मिजराब से करते हो, उन प्रहारों को भी एक धातु कही गई है। तो उनके बिना आप स्वर उत्पन्न कर ही नहीं सकते। तो भाषाएं उनकी भी, वाद्य की भाषाएं अपनी है, नृत्य की भाषा अपनी है, गीत की भाषा अपनी है। और चूंकि ये जो शुरुआत में मैंने बताया कि संगीत और भाषा दोनों ही एक ही चीज से निकली है, उसी नाद तत्व से निकली है, तो इनका परस्पर संबंध हमेशा से बना रहा है। और लगातार भाषाओं में बदलाव होता रहता है, क्योंकि संप्रेषण ही भाषा का मूल है। तो हम जिस भाषा में समझ पाते हैं आज उसी भाषा को अपनाते चले जाते हैं। तो संप्रेषण जो है वो भाषा के मूल में स्थित है। तो कभी संस्कृत में हम सब कुछ भाषा समझ जाते थे तो उसी में हम संप्रेषण करते थे, तो हमारी संगीत ने भी उसी भाषा को अपनाया। उत्तर भारतीय और दक्षिण भारतीय संगीत का विभाजन भी भाषाओं की वजह से हुआ, क्योंकि बीच में मध्यकाल आते आते हमारे उत्तर भारत में
जो ब्रज की भाषा है, अन्य भाषा है, इनका प्रभाव बढ़ता चला गया। दक्षिण में दूसरी भाषाओं का प्रभाव बढ़ता चला गया। तो संप्रेषण जैसे ही भाषा का बदला, वैसे ही सांगीतिक परंपरा बदल गई। आप इसे नोट कर लें और विचार करें। हो सकता है अगली बार हम लोग इस पर भी चर्चा करें कि किस तरह से भाषा के आधार पर ही दक्षिण भारतीय संगीत अलग बन गया। उसके बिना और कोई ऐसा आधार नहीं था। स्वर वो भी मान रहे थे, हम भी मान रहे थे। तो भाषा के महत्व को संगीत में बहुत जगहों पर देखा जा सकता है। आज हमारे शास्त्रीय संगीत में सबसे बड़ा काम जो हम 20वीं शताब्दी में किया, वो हमने भाषाओं में, अपने संगीतिक बंदिशों में, भाषाओं में जो प्रयोग में सुधार किया, वो एक बहुत बड़ी जो है चेंज आया है, बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कार्य हुआ है। और हम तो जैसे बहुत से लोगों ने कहा कि गुरुजी की बंदिशों से सीखते हैं, तो वह तो ये बैठे बैठे ये विचार मन में आया कि हो सकता है आगामी जो पुस्तक गुरुजी लिख रहे हों, तो उसमें उन कठिन शब्दों को अगर गुरुजी नीचे उसका अर्थ भी नीचे दे दें, तो हम विद्यार्थी भी कम से कम उन भाषा को जो है बेहतर रूप से सीख पाएंगे। क्योंकि जैसे कैसी कविताएं के नीचे जो है अर्थ रहता है, वैसे गुरुजी की बंदिशों के नीचे भी वैसे वहाँ पे होना शायद विद्यार्थियों के लिए लाभप्रद होगा। तो इसी प्रकार से भाषा और संगीत को एक रूप में पिरोने वाले डॉक्टर मुकेश गर्ग जी की आज पहली व्याख्यान की माला में हम लोग सभी लोग अपने अपने विचार और अपनी अपनी स्मृतियों के साथ उपस्थित रहे। और आगामी हर महीने में हम लोग इसी प्रकार से उपस्थित रहें। जो यहाँ पर उपस्थित हुए हैं वो अपने दोस्तों को जरूर बताएं कि आज कुछ नया सीखने को मिला, और उसके माध्यम से हम लोगों को चर्चाएं को जरूरी है। आप तो बोलते नहीं किसी को, तो उसके माध्यम से शायद ये और भी लोगों तक फैले। और जैसा कि कार्यक्रमों में हम देखते हैं कि शिल्पायन का कक्ष छोटा पड़ जाता है, तो आगामी उम्मीद है कि व्याख्यान मालाओं में भी ऐसे ही हम लोग का कक्ष छोटा पड़ जाए, यही उम्मीद हम लगाते हैं। और गुरुजी और प्राचार्य डॉक्टर रागिनी सन्ना जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने इस सुंदर कार्यक्रम का संयोजन किया। सोचा कि कैसे हम इस माह में कर लें इस कार्यक्रम को, कल ही रात में अचानक से सब तय हुआ। तो आगामी माह में हम लोग विषय के साथ और भी गंभीर बातों को चर्चा करने के लिए यहाँ पर फिर से उपस्थित हों। सभी का यहाँ पर उपस्थित होने के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।